हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका फिर से स्वागत है इस टाइम सेवर कोर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे कैलकुलस का सबसे पहला चैप्टर दैट इज कॉल्ड फंक्शन यानी फलन। ये आप मान के चले कैलकुलस का आधारभूत चैप्टर है और अगर आपको फंक्शन आ जाता है समझ में, अच्छे से समझ में आएगा तो आपके लिए कैलकुलस को समझना काफी आसान होगा। इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं ना, उन सारे चैप्टरों का समावेश होने वाला है, क्योंकि अगर हम फलन की बात करेंगे तो वो चाहे पॉलिनोमियल हो यानी बहुपद जिसके अंदर आपका द्विघात, त्रिघात, चतुर्थघात सब आ जाते हैं, वो चाहे लॉग हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, चाहे वो आपका मॉडुलस हो, हर एक चीज जो है वो यहां पर आपका समावेश होके आती है। यानी जो चैप्टर अभी तक हमने पढ़े हैं उन चैप्टरों का जो रिजल्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमें ये चैप्टर लेके चलना है। कैलकुलस जो होता है वो मेजर पोर्शन होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट है, ये यूनिट्स होती हैं बेटा। तो कैलकुलस जो है वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन कैलकुलस से रिलेटेड होते हैं। कैलकुलस के लिए बच्चों के जो मन में एक चलता है कि ये चैप्टर सारे अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। ये सारे चैप्टर इंटरकनेक्टेड हैं। इसका मतलब कोई सा, जैसे मान लीजिए एक सवाल अवकलन में पूछा गया, तो हो सकता है कि अवकलन में पूछे गए किसी सवाल को हल करने के लिए आपको फंक्शन के जो रूल्स हैं उन्हें यूज करना पड़ेगा। तो अगर जिसको फंक्शन अच्छे से आता है उसके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझना आसान है। जिसको फंक्शन और इनवर्स आ गया उसके लिए लिमिट आसान हो जाती है। लिमिट आ गया है तो कंटिन्यूटी आसान हो जाएगा। कंटिन्यूटी आ गया तो डिफरेंशियबिलिटी आसान हो जाएगा। फिर आपका डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। उससे आप अगर आप अवकलन करना जानते हैं तो समाकलन आपके लिए आसान है। और इस तरीके से आपके जो चैप्टर हैं वो इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर का वेटेज है, क्योंकि इनसे सवाल पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा कैलकुलस से, है ना। ठीक है, तो कैलकुलस का जो फर्स्ट चैप्टर अपन बात कर रहे हैं आज वो है हमारा फंक्शन, है ना, यानी कि फलन। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि डायरेक्ट फंक्शन से बात करने की जगह पहले यह समझना पड़ेगा कि आखिर ये फंक्शन आया कहां से, ये कैसे आया, क्यों आया, किसकी जरूरत क्या थी। मतलब हमको ये इसकी उत्पत्ति समझनी है, सबसे पहली बात, है ना। बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे आई, और वो आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि उस पर भी आधारित सवाल होता है। और एक पोर्शन आपका और है रिलेशन, उसको भी ये कवर करता है। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले फंक्शन को समझने से पहले अपन को यह समझना पड़ेगा कि ये जो जनरेट हुआ ये कैसे हुआ, फंक्शन कैसे आया। उसकी जो परिभाषा है ना, अगर आप उसकी उत्पत्ति समझ पाएंगे तो उसकी परिभाषा आपके लिए बहुत आसानी से याद होने की, मतलब आपका सिचुएशन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात क्या थी कि आपको समुच्चय दिए गए। मान लीजिए आपको एक समुच्चय ए दिया गया और इस समुच्चय ए में मैंने 3 अवयव डाल दिए 1 2 3 करके। एक समुच्चय लिया कोई सा भी, ठीक है। फिर मैंने एक और समुच्चय लिया बी और मैंने कहा इसके अंदर भी आप 2 अवयव डाल लें। मान लेते हैं ए और बी, ये 2 अवयव डाल लिए। अब ए और बी दोनों डिस्टिंक्ट सेट्स हैं, मतलब अलग अलग समुच्चय हैं। हमने कहा इनके मध्य कुछ संबंध स्थापित करना है, तो हमने सबसे पहली चीज जो डिफाइन करी वो था कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने क्या कहा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कार्तीय गुणन। क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ने क्या करा, ए और बी के अवयवों को एसोसिएट करना चालू किया एक दूसरे के साथ। तो ए क्रॉस बी किया जाता। तो ये जो क्रॉस लगाते हो ना आप, इनटू जो करते हो, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कहां पर, फंक्शन के अंदर। ए इंटू बी नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ए क्रॉस बी। इसका मतलब ए के अवयवों का बी के अवयवों के साथ कोई रिलेशन बनाया जाएगा। ये जो ए क्रॉस बी होता है यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है, ये होता है ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म। ऑर्डर्ड पेयर मतलब इस तरह से, जैसे अपन लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किसी भी बिंदु का जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, तो उस जो x, y लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म। यहां ये क्लियर हो जाता है कि ये ऑर्डर फिक्स है कि यहां पर हमेशा x का वैल्यू आएगा, यहां हमेशा y का वैल्यू आएगा। ठीक है, ये x, y में आपका रिजल्ट निकालेगा। इसको हम बोलते हैं सच दैट जो x है ना वो हमेशा a से लेगा अपने एलिमेंटों को, और y जो है वो अपने जो वैल्यूज लेगा या जो एलिमेंट्स लेगा वो कहां से लेगा, b से लेगा। तो x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि a क्रॉस b क्या आएगा, तो a क्रॉस b एक नया समुच्चय होगा जिसके अंदर क्रमित युग्म आएंगे, जिसमें पहला अवयव हमेशा समुच्चय a का होगा और दूसरा अवयव हमेशा समुच्चय b से आएगा। तो 1a आ गया, फिर आपके पास बेटा 1b आ जाएगा, फिर आपके पास 2a आ जाएगा,
फिर आपके पास 2b आ जाएगा, फिर आपके पास 3a आ जाएगा, और फिर आपके पास 3b आ जाएगा। ठीक बात है यहां तक? तो ये आपके समुच्चयों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है यानी कार्तीय गुणन है वो कहलाता है। तो ये जो पार्ट अपन ने लिखा है ना, ये कहलाता है कार्तीय गुणन। ठीक है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप करते हो ना बेटा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो दो समुच्चयों को आप कार्तीय गुणन कर रहे हैं वो दोनों ही अरिक्त समुच्चय हो, यानी नॉन नल सेट हो। मतलब वो नल सेट नहीं हो सकते, वो आपके ब्लैंक सेट नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ अवयव होगा, तो आपका ए क्रॉस बी एग्जिस्ट करेगा। और ए क्रॉस बी का आंसर हमेशा क्या होगा? एक क्रमित युग्म बनेगा। तो ये जो पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं क्रमित युग्म, क्रमित युग्म। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। और ये जो कार्टेशियन गुणा है ये क्या कर रहा है? ये ए के अवयवों को यानी ए समुच्चय के अवयवों को बी समुच्चय के अवयवों के साथ जोड़ रहा है, एसोसिएट कर रहा है। जोड़ रहा का मतलब प्लस नहीं कर रहा है, मतलब उन्हें कनेक्ट कर रहा है। बेसिकली क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। अब कनेक्ट कर रहेगा तो वो कैसे करेगा? ए क्रॉस बी में वो ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा जिसमें x बिलोंग्स टू ए होगा और y बिलोंग्स टू बी होगा। ध्यान हमेशा ये रखना कि अगर मैंने ऑर्डर्ड पेयर बोल दिया है तो ये जो पहला अवयव आने वाला है वो कहां से आएगा? ए से आएगा, और जो दूसरा अवयव आएगा वो हमेशा कहां से आएगा? वो बी से ही आएगा। अगर आपसे मैं ये पूछ लेता कि भाई बी क्रॉस ए क्या होगा, तो आप बी क्रॉस ए को क्या कहोगे? कुछ इस तरीके से लिखते कि सर ये अभी भी x, y का ही रूप होगा, लेकिन अब की बार जो x होगा ना वो b से आएगा और y जो होगा ना वो a से आएगा। ठीक है, और फिर आपका जब एक b क्रॉस ए आप लिखते तो ये b क्रॉस ए आपका क्या आ जाता? ये आपका आता a1, a2, a1, a2 और a3। फिर ये अगला आ जाता आपके पास b1, फिर आता b2 और फिर आ जाता b3। तो ये आपके 6 बनते। अब ये जो एलिमेंट हैं और ये जो एलिमेंट हैं ये अलग अलग हैं, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? आपका जो पहला अवयव आ रहा है वो बी समुच्चय से आ रहा है और जो आपका दूसरा अवयव आ रहा है वो ए से आ रहा है। ठीक है बेटा? अच्छा, एक मजेदार बात और सुनो, ये जो हम लिखते हैं ना ये वाला फॉर्मेट, इस तरीके से जो करली ब्रैकेट में लिखा है मैंने, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ये किसी भी समुच्चय का कौन सा फॉर्म कहलाता है? सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब सेट बिल्डर है। और ये जो आपने लिखा है ना इसको हम सेट में बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ये क्या है? आपका रोस्टर फॉर्म है, यानी जो आपके अवयव हैं उनको लिख दो तो भी आपका समुच्चय जो है वो डिफाइन होगा, और अगर आप उसको बनाने की जो विधि है या उसको बनाने के लिए जो नियम है उसे लिख देते हैं वो भी समुच्चय को परिभाषित करता है। मगर ये अगर आपने परिभाषा लिखी है तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा, और अगर आपने अवयव लिखे हैं तो वो रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। तो बेसिकली आपने क्या करा? ए के अवयवों को बी से जोड़ने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया उस विधि को आपने बोला है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन कहा जाता है। और कार्तीय गुणन का जो परिणाम आपको प्राप्त होगा वह परिणाम सदैव क्या होगा? वह एक क्रमित युग्म होगा, जहां पहला अवयव आपके ए क्रॉस बी या जो भी यहां पर लिखा गया है उसमें जो पहला समुच्चय आ रहा है उससे होगा, और जो दूसरा अवयव होगा वो क्रॉस के अंदर जो सेकंड समुच्चय लिखा गया है उससे आएगा। ये आपका क्या हो गया बेटा? कि आपने समुच्चय ए के अवयवों को समुच्चय बी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये कनेक्शन में तो क्या होगा? जितने, अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो ए के अंदर 3 अवयव थे, बी में कितने थे? तो ए क्रॉस बी जब आप करा तो कुल अवयवों की संख्या कितनी आई? तो आप बोलोगे 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं? कार्तीय गुणन के लिए हम क्या बोल सकते हैं? 2 अरिक्त समुच्चय, 2 अरिक्त समुच्चय ए व बी के अवयवों को 2 अरिक्त समुच्चय ए व बी के अवयवों को
परस्पर कनेक्ट करने के लिए या एसोसिएट करने के लिए कार्तीय गुणन A क्रॉस B परिभाषित किया गया जहां परिणाम सदैव क्या होगा? सदैव एक क्रमित युग्म होता है, एक क्रमित युग्म का रूप होता है जिसका प्रथम अवयव ए से व द्वितीय अवयव बी से आता है। द्वितीय अवयव कहां से आता है? बी से आता है। ठीक है, यहां पर ध्यान देना क्या है कि यदि ए में अवयवों की संख्या m हो तथा b में n हो, तब a क्रॉस b में अवयवों की संख्या m इंटू n होगी। ठीक है, m इंटू n होगी। सामान्यतः a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। सामान्यतः क्या होता है कि a क्रॉस b जो होगा वो b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। सामान्यतः मतलब इन जनरल की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले हमने दो अलग अलग समुच्चय लिए हैं। उन समुच्चयों को हमने आपस में कनेक्ट करने के लिए जो सबसे पहला कैलकुलस के अंदर ऑपरेटर इस्तेमाल करा या हमने जो भी संक्रिया इस्तेमाल करी वो संक्रिया थी कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन। ठीक है, और उसका जो परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त हुआ, जो अवयव प्राप्त हुआ, वो हमेशा क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर होगा। और उस ऑर्डर्ड पेयर की ऑर्डर, देखो पहली बात समझो कि मैं बोल क्या रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब उसका ऑर्डर फिक्स है। तो ऑर्डर कैसे फिक्स किया गया कि जो पहले आ रहा है उसका अवयव पहले आएगा, और जो क्रॉस आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अंदर जो बाद में आ रहा है एलिमेंट उसका बाद में आएगा अवयव। तो आपने वो लिखा। अब टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? अगर उसमें है आपके पास, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, आपके पास मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मान लीजिए आपको 5 दे रखे हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आपको कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने आ जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2 आ जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये बात क्लियर हुई माइंड में? तो ये हुआ हमारा पहला काम कि जब हमने समुच्चयों को क्या करा, दो अलग अलग समुच्चयों को, उसके अवयवों को एसोसिएट करना चालू किया। अभी हमने कोई फंक्शन या कुछ रिलेशन या किसी की बात नहीं करी, हमने सिर्फ क्या करा? हमने सिर्फ कनेक्शन करना चालू करा। चलिए, अब ये कनेक्शन हो गया साहब आपका। इससे ये भी पता चल गया कि कुल अवयवों की संख्या आपके पास कितने आने वाली है। ठीक है, अब इसमें कुछ और बातें करी जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पर बात आने के बाद हमने कहा कि सपोज करो आपके पास एक समुच्चय ए है ना। इस समुच्चय ए में आपके पास अवयव हैं 1, 2 और 3।
मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ इस समुच्चय के कितने उपसमुच्चय आप बना सकते हो, कितने इसके सबसेट बना सकते हो। उपसमुच्चय का मतलब क्या हो गया, सबसेट हो गया, ठीक है। तो अपन इंग्लिश में उसको बोलेंगे उपसमुच्चय और हिंदी जो मैं बोलूंगा वो है सबसेट। तो सबसेट क्या है, ठीक है, अपनी हिंदी वैसी ही है, ठीक है। तो सबसेट क्या है, अब सबसेट निकालना है ना, तो अगर आप इसका सबसेट निकालोगे तो देखो सबसे पहला तो एक है, वो है रिक्त समुच्चय। ये रिक्त समुच्चय जो होता है ना, ये दुनिया के हर समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो फाई तो आपको हर बार लिखना है कि फाई एक आपका क्या है, सबसेट है। इसके बाद एक एक करके अवयव ले लो, 1, फिर अगला आ गया मान लो 2, फिर अगला आ गया आपका मान लो 3, ठीक है। फिर आप दो दो के पेयर बना लो, 1 और 2, फिर आ जाएगा आपका 1 और 3, फिर आपका 1 2 और 3, ये एक ऑप्शन बन सकता है। और फिर एक आपका जो आपने लिखा है वही समुच्चय दोबारा लिख दो, तो जो समुच्चय दिया गया है वो अपने दिए गए समुच्चय का भी उपसमुच्चय माना जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उपसमुच्चय कितने बन सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 उपसमुच्चय बने। यानी अगर आपको एक समुच्चय में 3 अवयव दिए गए हैं तो आपके पास कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, मान लो n है या p ले लो कि अवयवों की संख्या p है, तब उसके कुल उपसमुच्चय, उसके कुल उपसमुच्चय कितने होंगे, 2 की पावर p होंगे। उसके कुल उपसमुच्चय कितने होंगे, 2 की पावर p होंगे। 3 थे तो कितने हो गए, 8 हो गए। 4 होते तो कितने होते, 2 की पावर 4 यानी 16 बन जाते आपके, है ना। ऐसे ही 5 होते तो कितने होते आपके, 2 की पावर 5 आता है, यानी जो भी आएगा वो 2 की पावर 5 में हो जाएगा, मतलब n में आ जाएगा, या जो भी दे रखा है आपको, ठीक है। अतः यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मान लेते हैं अपन m है, तथा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी मान लेते हैं कि n है, तब a क्रॉस बी में कितने होंगे, m इंटू n होंगे, ठीक बात है ना। तब a क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय, a क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय कितने होंगे बेटा, 2 की पावर mn होंगे। उसके कुल उपसमुच्चय कितने होंगे, 2 की पावर mn होंगे। भाई a क्रॉस बी में कितने आएंगे, m इंटू n आएंगे, ठीक बात है ना। तो अगर a क्रॉस बी में m इंटू n आए हैं तो उसके टोटल कितने सबसेट बना सकते हैं अपन, वो बना सकते हैं 2 की पावर mn, हाँ या ना। ये बात तो क्लियर हुई। यह संख्या a से b में बनने वाले संबंधों की संख्या है, ये बात आपको ध्यान रखना है। संबंध का मतलब समझ रहे हो, संबंध का मतलब है रिलेशन, ठीक है। संबंध मतलब समझ ही रहे हो आप, संबंध का मतलब क्या है, रिलेशन, संबंधों की संख्या है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं a से कोई एक समुच्चय a दिया है जिसमें आपके पास m अवयव हैं और b में आपके पास n अवयव हैं, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ a से b में या a के अवयवों को b के अवयवों को a के अवयवों को b के अवयवों से कितने प्रकार से संबंधित किया जा सकता है, एसोसिएट किया जा सकता है, रिलेशन बनाए जा सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि जो रिलेशन होंगे वो 2 की पावर mn होंगे। यानी जो दो समुच्चय आपने दिए हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट का जितने भी उप समुच्चय बन सकते हैं उतने ही उनके मध्य संबंध भी बनाए जा सकते हैं। तो बेसिकली क्या कर रहा है, a क्रॉस b जब अपन करते हैं ना, जैसे अपन ने अभी एग्जाम्पल लिया था ना, उस एग्जाम्पल से मैं कंटिन्यू करता हूं। देखो मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया कि मेरे पास a है मान लो 1 2 3, और मान लो मेरे पास b जो है वो है बेटा a और b,
ठीक बात है ना। अब मैंने आपसे बोला कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, तो ए क्रॉस बी में आपके पास जो एलिमेंट आएंगे वो आ जाएंगे 1A 1B 2A 2B, फिर आएगा 3A, फिर आ जाएगा 3B, ये आ जाएंगे। अब मैंने आपसे बोला कि भाई ये तो सारे टोटल अवयव आ गए, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि A से B में एक रिलेशन है, A रिलेट टू B कर रहा हूं मैं ना, और ये रिलेशन ये कह रहा है कि पहला अवयव एक नहीं, पहला अवयव 1 नहीं, ठीक है, वह दूसरा अवयव B नहीं। तो आप क्या करोगे, जब आपको यह कहा गया कि आप A से B में इस तरीके से एसोसिएशन करो कि पहला एलिमेंट 1 ना आए और दूसरा एलिमेंट B ना आए, तो पहला अवयव 1 ना आए इसका मतलब आपको ये दोनों छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि इनमें तो 1 आ रहा है, और दूसरा अवयव B ना हो में एक आपको ये छोड़ना है और एक आपको ये छोड़ना है। तो आपका जो फाइनली जो सेट आएगा उसके अंदर कितने एलिमेंट आए, 2 एलिमेंट आए बेटा, ये आ गया 2A और 3A, बोलो हाँ या ना। अब ये जो 2 आए हैं, क्या ये समुच्चय जो आया है नया समुच्चय वो इस A क्रॉस B का उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब ये भी अपने आप में क्या होगा, एक संबंध होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमको फंक्शन के अंदर, फंक्शन की बात ही नहीं कर रहे अभी, हम पहले रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा 2 समुच्चय अगर आपको दिए गए हैं और आप उनके एलिमेंट्स को एसोसिएट करना चाहते हैं, तो एसोसिएशन कैसे होगा, क्रॉस प्रोडक्ट से हो जाएगा। उन क्रॉस प्रोडक्ट से जो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, उन नंबर ऑफ एलिमेंट में आपको उपसमुच्चय ज्ञात करना है। उतने संबंध यानी रिलेशंस आप क्या कर सकते हो, आप स्थापित कर सकते हो। तो ये जो रिलेशन है वो क्या है, अगर संबंध के बारे में हम बात करें या रिलेशन के बारे में हम बात करें, तो रिलेशन क्या होगा यानी संबंध क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। कि मान लो संबंध लिखा मैंने ना, मैंने कहा रिलेशन, तो रिलेशन क्या है, रिलेशन है समुच्चय A के अवयवों को, समुच्चय A के अवयवों को समुच्चय B में, समुच्चय B के अवयवों से जोड़ने का नियम, जोड़ने का नियम, ठीक है। संबंध समुच्चय A के अवयवों को समुच्चय B के अवयवों से जोड़ने का नियम संबंध कहलाता है, संबंध कहलाता है, ठीक है। अब इसमें जैसे कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर फाई कैसे हो सकता है, मतलब अगर नील सेट आपका आ जाता है जिसके अंदर कोई अवयव नहीं है, तो वो भी अपने आप में कैसा है बेटा, एक रिलेशन है। अपन जब सेट्स एंड रिलेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको उसमें बताऊंगा कि रिलेशन में जो आपका एम्प्टी सेट होता है वो भी एक तरह का रिलेशन होता है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B की अगर अपन बात करें तो वो 2 की पावर mn हो जाएगा, और वो संबंध क्या कर रहा है, A के अवयवों को B के अवयवों से एसोसिएट कर रहा है। अब ये जोड़ने की जो कला है ना बेटा, ये 4 तरीके से करता है। जो रिलेशन होता है वो A के अवयवों को B के अवयव से जोड़ने के कुल 4 तरीकों से करता है, ठीक है। तो वो क्या करना है उसको भी लिखते हैं, A से B में रिलेशन, A से B में रिलेशन 4 प्रकार के हो सकते हैं, 4 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हैं, मान लो ये आपका समुच्चय A है बेटा, है ना, इसको अपन मैपिंग बोलते हैं। क्या कर रहे हैं हम, मैपिंग कर रहे हैं। और ये मान लो आपका एक समुच्चय B है बेटा, A में कुछ अवयव दे रखे हैं, मान लो ये आपका एक अवयव, ये दूसरा अवयव, ये तीसरा अवयव, ये चौथा अवयव, ठीक है। ऐसे ही B में आपको कुछ अवयव दे रखे हैं, मान लो ठीक है। अब ये मैपिंग कैसे कर रहा है, A से B में रिलेशन बनाना है मुझे, R का मतलब क्या हो गया मेरा, रिलेशन।
और वो कैसे कर रहा है कि ए का ये अवयव जो है वो बी के इस अवयव के साथ एसोसिएट हो गया, ए का ये वाला अवयव जो है वो बी के इस वाले अवयव के साथ एसोसिएट हो गया, ए का ये अवयव जो है बी के इस वाले अवयव के साथ एसोसिएट हो गया, ये वाला इसके साथ एसोसिएट हो गया। तो देखो ध्यान से क्या हुआ कि ए का एक अवयव बी के एक ही अवयव के साथ एसोसिएट हो रहा है, जुड़ रहा है, कनेक्ट हो रहा है ना। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं क्या? एकाकी रिलेशन। एकाकी रिलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं क्या? वन वन। ठीक है, अब आप मेरे को हिंदी इंग्लिश समझ पा रहे होंगे, तो इसको हिंदी में तो अपन क्या बोलेंगे? वन वन। और आपको जो जिस भाषा में आप पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं एकाकी। तो ये एकाकी रिलेशन है, इसको क्या बोलते हैं हम? वन वन रिलेशन। ठीक है, एकाकी। ठीक है, एक और आपका ऑप्शन कैसे बनाया जा सकता है? ये लीजिए, मान लीजिए एक सेट है आपका, इसमें अवयव है 1 2 3 4, और मान लो एक समुच्चय है आपके पास B, उसमें अवयव है 1 2 3, मान लो ऐसे दिया है ना। तो आपने क्या करा? आपने कहा कि सर हम A से B में रिलेशन बनाएंगे। जब रिलेशन बना रहे हैं तो मान लो ये वाला इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये वाला भी इसी के साथ कनेक्ट हो गया, ये वाला इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये वाला इसके साथ कनेक्ट हो गया, और भी बहुत सारी जो भी पॉसिबिलिटी है। तो यहां देखो A के एक से ज्यादा अवयव B के एक से कनेक्ट हो रहे हैं, तो A के एक से ज्यादा को हम बोलेंगे मैनी, और इसको बोलेंगे हम वन। इसको बोलते हैं हम मैनी वन। मैनी वन का मतलब होता है बहु एकाकी। क्या होता है? बहु एकाकी। ठीक है, ये एकाकी और ये बहु एकाकी। तीसरा रिलेशन क्या आएगा? ए है, यहां B बना लो, 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। ठीक है, अपन को क्या करना है? ए से बी में आर रिलेशन बनाना है। मैंने कहा क्या करो, एक इसके साथ कनेक्ट हुआ, इसने भी एक मार दिया, चलेगा? ठीक है। फिर आपने कहा इसका एक ही है, मान लो इसने क्या करा? ऐसे और ऐसे कर दिया। तो यहां देखोगे कि ए का एक अवयव, ठीक है, आपके एक से ज्यादा अवयवों के साथ एसोसिएट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोलते हैं वन मैनी। इसका क्या नाम है अपन को वो पता नहीं है, अपन इसको वन मैनी बोलते हैं। ठीक है, ओके। और चौथा जो है मैपिंग में वो है ए और बी। ठीक है, इसमें क्या करना है? आपको ए से बी में रिलेशन बनाना है। ये बार बार मैं इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि कौन से किस में रिलेशन बन रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या करा? ऐसे गया, ऐसे गया, इसका इधर भी चला गया, इधर चला गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ऐसे करके दे दिया अपन ने। तो इसमें तो क्या हो रहा है? इसके एक इसका एक इसके दो से, और इसका एक इसके भी दो से, यानी ये जो रिलेशन है ये रिलेशन आपका कहलाता है बेटा मैनी मैनी। ये रिलेशन आपका क्या कहलाता है? मैनी मैनी। तो चार तरीके से ए से बी में अगर आप रिलेशन बनाने वाले हैं तो वो चार तरीके से बनाया जा सकता है, वन वन, मैनी वन, वन मैनी और मैनी मैनी। यानी मैपिंग करने का जो आपका तरीका है वो आपके हैं चार। ये चार मैपिंग करने के आपके क्या हैं? तरीके। ए से बी में अगर आप संबंध बना रहे हैं तो आप कुछ इन चार तरीकों में से किसी भी एक तरीके से आप क्या कर सकते हैं? रिलेशन को बना सकते हैं। तो रिलेशन में क्या होता है? रिलेशन वन वन भी होता है, रिलेशन मैनी वन भी होता है, रिलेशन वन मैनी भी होता है, और रिलेशन मैनी मैनी भी होता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। एक एक का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वन वन है आपका, है ना? क्या है? वन वन। वन वन फिर बोल रहा हूं एकाकी होता है ना, तो वन वन रिलेशन कैसे? मान लो मैं आपको बनाना चाहता हूं रिलेशन किसमें? एक्स का रिलेशन बनाना चाहता हूं किससे? वाई से। ठीक है, अब वन वन का रिलेशन देखना। जैसे मैंने बोला y बराबर 3x प्लस 5 दे दिया, मान लो एग्जाम्पल में मैंने आपको y बराबर 3x प्लस 5 दिया। ठीक है, y बराबर 3x प्लस 5 दिया तो क्या होगा? आपको किस में बनाना है? x से y में बनाना है। तो आप जब x का एक मान डालोगे तो y के कितने मान मिलेंगे आपको? एक अद्वितीय मान मिलेगा। x का एक यूनिक मान जब डाला जाएगा तो आपको y का भी एक यूनिक मान मिलने वाला है। तो आप बोलोगे कि सर इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे ही हम x की जगह पर मान लीजिए x1 डालते हैं तो हमें y1 मिल जाएगा, और ये x1 और y1 दोनों अद्वितीय हैं।
फिर आपने जब x2 डाला तो आपको y2 मिलेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका जो रिलेशन है वो कैसा है, 1 1 है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसका ग्राफ बनाया तो देखो ये -5/3 से 0 हो रहा है और 5 पे जा रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन जारी होगी। तो जब आप x का एक वैल्यू डालोगे y का एक वैल्यू आएगा, है ना। x का फिर आप दूसरा वैल्यू डालोगे, y का दूसरा वैल्यू आएगा। x की एक और वैल्यू डालोगे तो नया वैल्यू आएगा। तो ये सारे जो आ रहे हैं ये आपके यूनिक वैल्यूज आ रही हैं। तो आप बोलते हो क्या कि ये आपका कैसा है रिलेशन, ये रिलेशन है 1 1 रिलेशन। फंक्शन की बात मत करो अभी, है ना। फंक्शन की बात जब शुरू होगी तब बात करेंगे। अभी तो हम रिलेशन पर हैं। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से कहां तक पहुंचे, रिलेशन तक पहुंचे। तो हमने बोला ये 1 1 रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड हमारा क्या था, मैनी वन था। मैनी वन के बारे में बात कर लेते हैं। मैनी वन रिलेशन क्या होगा, वही x से y में बनाऊंगा मैं। चलो अब x से y में, यानी x की 2 वैल्यू डालेंगे और y का एक वैल्यू आना चाहिए ना। जैसे ऐसे बोलो, y बराबर, मान लो मैंने बोला x² + 5, y बराबर क्या दिया मैंने, x² + 5 दिया, है ना। अब x² + 5 दिया ना, तो इसका ग्राफ देखो क्या होगा। पहले तो ग्राफ समझ लेते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। तो x² + 5 का ग्राफ द्विघात होगा बेटा पक्का, और शीर्ष कहां पर आएगा, बिल्कुल यहीं आ जाएगा, ये शीर्ष है आपका। अब आप देखो कि अगर आप x की वैल्यू डालते हो, मान लो यहां पर x1 है ना, तो इससे जो आउटपुट आएगा वैसा ही आउटपुट फिर किसी वैल्यू x2 से भी आ रहा होगा। तो x की जो 2 वैल्यू है वो y की एक वैल्यू जनरेट कर रही है, बोलो हाँ या ना। जैसे मान लो x का वैल्यू आप 2 डालो तो आपको 9 मिलेगा, और अगर x का वैल्यू -2 डालोगे ना तो भी 9 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की 2 अलग अलग वैल्यू y की कितनी वैल्यू से एसोसिएट हो रही है, एक वैल्यू से एसोसिएट हो रही है। तो हम बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है ये कैसा है, ये मैनी वन रिलेशन है। ये कैसा है, मैनी वन रिलेशन है, ठीक है। या एक और एग्जांपल अगर आपको समझना हो तो देखो क्या कर सकते हैं हम। मैंने कहा y बराबर, मान लो आप ले लो mod x, क्या ले लो, mod x। तो mod x का आलेख कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनता है। अब आपने x का वैल्यू अगर मान लो 4 डाला तो आउटपुट 4 आ जाएगा, और -4 डाला बेटा तो भी आउटपुट क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो ये भी रिलेशन कैसा है, मैनी वन है, क्योंकि x की एक से ज्यादा वैल्यू y के एक वैल्यू से कनेक्ट हो रही है। तो हम इसको क्या बोलने वाले हैं, हम इसको बोलने वाले हैं मैनी वन, ठीक है ना। चलिए थर्ड वन जो है 1 1 हो गया, मैनी वन हो गया। अब देखो 1 मैनी का थर्ड केस है हमारे पास, 1 मैनी। 1 मैनी वाला केस कैसे आएगा, 1 मैनी वाला केस है, और फिर से रिलेशन किस में है, x से रिलेट कर रहा हूं y को, ठीक है। 1 मैनी में क्या होगा कि जैसे मान लो आपको मैंने बोला y² बराबर x ले लो, क्या ले लो, y² बराबर x ले लो। चलो बाकी छोड़ो, y² बराबर x ले लो। y² बराबर x अगर आपको याद हो तो ये परवलय है ना, और ये परवलय ओपनिंग राइटवर्ड वाला है। तो आपका ये परवलय कुछ ऐसे आएगा, y² बराबर x वाला। अब आप देखोगे क्या कि जैसे ही आप x का एक मान डालते हो, x का एक मान डालते हो, तो आपको कितने मान मिल रहे हैं y के आपको 2 अलग अलग मान मिलेंगे। एक मान मिलेगा y1 और एक मान मिलेगा y2, ठीक बात है। तो x के एक मान के लिए आपको y के कितने मान मिल गए, 2 मान। एक मान अगर 2 मानों से कनेक्ट हो रहा है या एक से अधिक मान से कनेक्ट होता है तो उस रिलेशन को हम क्या बोलने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं 1 मैनी। यानी वो रिलेशन क्या हो गया आपका, 1 to मैनी रिलेशन हो जाएगा। और आखिरी वाला जो है वो है मैनी मैनी। मैनी मैनी रिलेशन, ठीक है। रिलेशन किस में बना रहे हैं, x और y में बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। जैसे x² + y² बराबर 4, ये वृत्त का समीकरण है, ये लो। अब देखो ध्यान से, क्या x का एक वैल्यू डालेंगे अपन, है ना, तो y के 2 मान मिलेंगे, यहां पर और यहां पर 2 मान आ जाएंगे मेरे पास, ऐसे और ऐसे करके बोलो हाँ या ना। x के एक मान से मुझे y के कितने मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे। अच्छा, y का अगर एक मान ले लूंगा ना तो उसके सापेक्ष में भी मुझे x के कितने मान मिलने वाले हैं, 2 मान मिलने वाले हैं। तो x के एक मान से y के 2 मान मिल रहे हैं, और y के एक मान से हमें x के 2 मान मिल रहे हैं। तो सब दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये वाला रिलेशन आपका क्या कहलाएगा,
मैनी टू मैनी रिलेशन कहलाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो रिलेशन क्या था, आपके कितने उप समुच्चय आप बना सकते हैं वो ए क्रॉस बी के, वो था। और वो रिलेशन क्या होता है, संबंध समुच्चय ए के अवयवों को समुच्चय बी के अवयवों से जोड़ने का जो नियम होता है, जो रूल आता है, वो रूल आपका क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। ऐसे कितने नियम बनाए जा सकते हैं, 2 की पावर mn बनाए जा सकते हैं। कितने तरीकों से ए के अवयवों को बी के अवयवों के साथ संबंधित किया जा सकता है, तो 4 प्रकार से कर सकते थे, 1-1, 1 मैनी, मैनी 1 और मैनी मैनी। और मैंने एग्जाम्पल में दिखाया कि ये 4 कौन कौन से होते हैं। ऐसे समझो जैसे 1-1 है, पुराने जमानों में जब लड़ाइयां होती थी ना बेटा, युद्ध हुआ करते थे, लड़ाई तो नहीं बोलेंगे, युद्ध होते थे पहले तो, है ना। तो जब युद्ध होते थे ना, तो लड़ाई ऐसे कुछ युद्ध ऐसे किए जाते थे कि एक जो आपका फाइटर है, मतलब जो आपका योद्धा है, वो दूसरे योद्धा से लड़ेगा, एक ही से लड़ेगा, ऐसा नहीं एक से ज्यादा से लड़ेगा। मतलब हम बात कर रहे हैं रामायण काल की, है ना। उस टाइम पर 1 और 1 फाइट हुआ करती थी। समझ में आ गई बात? एक्स का एक आदमी आएगा, वाई का भी एक आदमी आएगा, दोनों आपस में लड़ेंगे, जो जीता, ठीक है। दूसरा हुआ मैनी 1 वाला। मैनी 1 वाले में क्या हुआ कि ये महाभारत समझ लो अपना, है ना, कि एक आदमी लड़ने आया, बेचारा अभिमन्यु, उसको मारने के लिए बहुत सारे लोग आए, तो बहुत सारे लोगों ने घेर के एक को मारा। ये आ गया आपका मैनी 1 वाला। 1 मैनी वाला क्या था, 1 मैनी वाला हुआ जब हम लोग अब जो जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं कि एक आदमी बैठा बैठा यहां से मिसाइलें डाल रहा है और वहां बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, 1 मैनी टाइप हो गया। और ये जो मैनी मैनी रिलेशन है ना, ये मैनी मैनी रिलेशन तो आप लोगों ने अपने घरों के आसपास भी देखा होगा। जब 2 ग्रुप आपस में लड़ते हैं तो पता ही नहीं चलता, एक ग्रुप के एक लड़के को उस दूसरे ग्रुप के 4 लड़के मार रहे हैं, और दूसरे ग्रुप के 4 को दूसरे, मतलब पहले ग्रुप वाले 4 मार रहे हैं। वो कुछ फाइट मैनी टू मैनी वाली फाइट हो रही है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये 4 रिलेशन है बेसिकली आपके पास, ठीक है। अभी हम कहां तक पहुंचे, कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम आगे बढ़े। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कर रहा था, ए से बी के अवयवों को जितने तरीके से भी जोड़ा जा सकता है वैसे जोड़ रहा था। उनके जितने भी उप समुच्चय बन रहे थे उनको हमने संबंध बोला। संबंध भी हमारे 4 तरीके से हो गए, कौन कौन से, 1-1, मैनी 1, 1 मैनी और मैनी मैनी। आई होप मैंने आपको इसके एग्जांपल्स में क्लियर किया कि एक्स का एक, एक्स के 2, वाई का 1 है तो मैनी 1 हो गया, क्योंकि ये रिलेशन एक्स से वाई में आ रहा है, ठीक है। ओके, यहां तक की बात हमारी हो गई, ठीक है। अब ये जो रिलेशंस थे, इन रिलेशनों में से हमने कुछ विशेष नियम बनाए और उन रिलेशंस को हमने फंक्शन बोला। तो अब फंक्शन हमारा पहली बार पिक्चर में आएगा। अच्छा, एक चीज और समझ लो यहीं पर, ये जो आपका ए से बी में जब मैं संबंध बना रहा हूं, है ना, ए से बी का रिलेशन जो बना रहा हूं, तो ये जो ए के अवयव होते हैं ना बेटा, इस ए के अवयव को हम बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं हम, प्री इमेज ऑफ बी, प्री इमेज ऑफ बी, ठीक है। और ये जो बी के अवयव होते हैं ना, इनको क्या हम बोलते हैं, इमेज ऑफ ए। इसको क्या बोलेंगे हम, इमेज ऑफ ए, ठीक है। ये जो ए है ये कहलाता है आपके संबंध का प्रांत। क्या कहलाता है, प्रांत, ठीक है। और ये जो बी है वो आपका क्या कहलाता है, परिसर मत बोल देना, मन में बहुत आता है, पर इसको बोलोगे क्या, सहप्रांत, ठीक बात है। तो ए जो होता है, जहां से रिलेशन बन रहा है, तो उसके अवयवों को हम या कलेक्शन को या समुच्चय ए को क्या बोलने वाले हैं, प्रांत बोलने वाले हैं। बी के जो अवयव हैं, सारे के सारे अवयव, उनको हम बोलते हैं सप्रांत। परिसर कुछ अलग बात है, उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। इनको हम बोल सकते हैं प्री इमेज ऑफ बी और इसको बोलते हैं इमेज ऑफ ए, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ, अब फंक्शन की उत्पत्ति हुई। कैसे हुई फंक्शन की उत्पत्ति, हमने बोला कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक ऐसा संबंध, एक ऐसा संबंध या नियम, संबंध या नियम जो ठीक है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक ऐसा संबंध या नियम जिसमें पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है
पहला नियम कि ए का कोई भी अवयव खाली न रहे। ठीक है, मैं वैसे बोल देता हूं, हिंदी में अपन उसको बोलते हैं अनएसोसिएटेड। ठीक है, कि कोई भी ए का एलिमेंट खाली न रहे, मतलब ए का हर अवयव बी के किसी न किसी अवयव से एसोसिएट हो ही हो। ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट न रह जाए जो बी के किसी भी अवयव से हो नहीं रहा हो। ठीक है, तो ए का कोई भी अवयव खाली न रहे। खाली न रहे का मतलब समझ रहे हैं, अनएसोसिएटेड न रहे। ठीक है, अच्छा, दूसरा, ए के एक अवयव का एक अवयव का बी के एक अवयव से ही एसोसिएशन हो। एक से ज्यादा से ना हो, एक से ज्यादा से ना हो, ये ध्यान रखना है। मतलब ऐसे बोले अपन कि एक ऐसा रूल या ऐसा रिलेशन जिसमें ए का कोई भी एलिमेंट अनएसोसिएटेड ना रहे, पहली बात। दूसरा नियम कि ए का जो एक एलिमेंट आ रहा है वो बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो, बी के एक एलिमेंट से कनेक्ट हो, है ना। एक एलिमेंट से मतलब ये नहीं कि सारे के सारे उसी से कनेक्ट हों, मतलब ए का एक एलिमेंट का एक ही क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। अब वो इमेज कोई सा भी हो सकता है मगर होगा सिर्फ एक ही। या ऐसे समझ लो कि जो अपन ने एरो डायग्राम बनाया था, मैपिंग करी थी, उसमें ए का जो एलिमेंट है वो हर एक एलिमेंट तीर चलाएगा, पहली बात। और कितने तीर चलाएगा, ए का हर अवयव सिर्फ एक ही तीर चला सकता है, वो उधर लगना भी चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने आपको सेट ए दे दिया ऐसे, है ना, ये सेट बी दे दिया आपको, ये कुछ इस तरह का रिलेशन आया, है ना। ठीक है, अब ये वाला इसके साथ आ गया, ये वाला मान लो इसके साथ आ गया, और इधर मान लो मैंने एक एलिमेंट बी में खाली भी छोड़ दिया। ठीक बात है ना। तो आप देखो ए का जो एलिमेंट है सारे, उन सारे एलिमेंटों का एसोसिएशन हो रहा है ना, बी के एलिमेंटों के साथ, और हर एक से कितने तीर निकल रहे हैं, बस एक ही तीर निकल रहा है, एक से ज्यादा तीर नहीं निकल सकता। किससे, ए के अवयवों से। और ए में कोई भी एलिमेंट खाली भी नहीं रहना चाहिए, बी में खाली रह जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ऐसे आ जाए, ये आ गया ए, है ना, ये आ गया बी, मान लो मैंने कहा यहां पर 1 2 3 4 है, यहां 1 2 और 3 है, और ये सारे एक ही से कनेक्ट हो गए, मान लो मैं तो ये कह रहा हूं ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ए का जो एलिमेंट है ना वो क्या कर रहा है, हर एक से एक ही तीर निकल रहा है बेटा, और उधर जाके वो एक को कनेक्ट हो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर 2 एलिमेंट खाली रह गए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अभी भी जो है वो फंक्शन है। तो आप क्या बोलोगे, समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक ऐसा संबंध या नियम जो ए का कोई भी, जिसमें नियम, जिसमें जो काट देते हैं, जिसमें ए का कोई भी अवयव खाली ना रहे, और दूसरा ए के अवयव का बी के एक अवयव का बी के एक अवयव से ही एसोसिएशन हो, एक से ज्यादा से ना हो। ठीक है, मतलब ए का एक अवयव जो है वो एक से ज्यादा से एसोसिएट नहीं हो सकता। जैसे मान लो, ठीक है, नहीं हो सकता, उस संबंध या नियम को फलन कहते हैं। उस संबंध या नियम को क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। तो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, हर फंक्शन जो है ना वो एक संबंध है। तो फंक्शन क्या है, एक नियम है, ए के अवयवों को बी के अवयवों के साथ जोड़ने का एक नियम है, जहां कंडीशन क्या है कि ए का कोई भी अवयव खाली ना रहे, और ए के हर एक अवयव को एक ही तीर चलाना हो, एक से ज्यादा तीर वो चला नहीं सकता। समझ में आ गई बात? उस रिलेशन को या उस रूल को हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है ना। अच्छा, ए उस केस में क्या है, आपका प्रांत है, बी क्या है, सह प्रांत है। परिसर की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, परिसर अलग चीज है। ठीक है,
तो उसको हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। अच्छा, अब जरा फटाफट एग्जांपल के तौर पे समझते हैं बेटा। देखो कैसे, मान लो मैंने आपको एक समुच्चय ए दिया है ना, ये मैंने आपको एक समुच्चय बी दिया, मैंने आपसे कहा ये लो 1 2 3 4, 1 2 3 और बस 3 ही रखे मैंने कहा ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ए से बी में फंक्शन बना रहा हूं, अब एफ बोलना है मुझे, है ना। मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। क्या ये फंक्शन है? तो आप कैसे देखोगे, क्या ए में कोई भी एलिमेंट खाली है? नहीं है, बिल्कुल ठीक बात। क्या ए के सारे जो अपने एलिमेंट हैं उनसे सिर्फ एक एक तीर चला है? एक एक तीर ही चला है, तो ये फंक्शन है, इसको आप फंक्शन बोलोगे, ठीक है ना। मान लो आपको मैंने ऐसे दे दिया सेट, ऐसे सेट भी में है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 दे दिया, कनेक्शन हमने करा, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया और ये ऐसा आ गया। अब मैंने पूछा आपसे बताओ ये फंक्शन है क्या? आपने बोला सर 2 डेफिनेशन चेक करनी है, ए का कोई भी अवयव खाली ना रहे। आपने बोला सर ये तो खाली रह गया, ये बेचारा तो किसी के साथ एसोसिएट ही नहीं हुआ, तो आपका ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन जो है उसे वायलेट कर रहा है, उसको गलत साबित कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। ये अपने आप में एक संबंध होगा लेकिन ये फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, ऐसा हुआ, मान लो कि ये आपका समुच्चय ए है, ये आपका समुच्चय बी है और आपका ये आ गया 1 2 3 4, ठीक है ना, ये आ गया, ये आ गया, और यहां मान लो मैंने 2 एलिमेंट खाली छोड़ दिए। आपको इससे मतलब नहीं है कि बी में कितने खाली छूटे, आप पहले देखोगे किसमें, ए में। ए में कोई खाली नहीं है, ए में कोई खाली, ठीक है। बी के खाली होने से मतलब भी नहीं है। और फिर तीर कितने चले, एक एक तीर चला है सबसे, तो ये आपका फंक्शन हो गया, ठीक है ना। पर मान लो ऐसा आ जाए, ये आ गया, ये आ गया, ए और बी में फंक्शन बना रहे हैं अपन, ए से बी में फंक्शन, ठीक है ना। ये भी क्या है, ए से बी में फंक्शन है। ये एरो डायग्राम कहलाता है बेटा, है ना, इसको एरो डायग्राम बोलते हैं हम। अब मान लो आपके कुछ एसोसिएशन ऐसा हुआ कि ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है, फिर ये एक इससे भी कनेक्ट हो गया, ये इससे भी कनेक्ट हो गया, एक ये इससे भी कनेक्ट हो गया, और यहां पर मान लो कोई खाली भी नहीं छोड़ा मैंने, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर बाकी सब तो ठीक है, पर हुआ क्या कि ये जो पहला एलिमेंट है इसने क्या करा, इसने रूल ऑफ एंगेजमेंट जो है वो चेंज कर दी। उसने क्या करा, इस एक ने 2 को मारा, 2 मारना अलाउड नहीं है, वो फंक्शन नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर ये फंक्शन नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ बेटा, तो अब आप ये आराम से एरो डायग्राम को देख करके बता सकते हो कि कौन सा वाला फलन होगा और कौन सा वाला फलन नहीं होगा। बोलो सही बात, ये तो चमक गया आपको, है ना। अच्छा, तो अगर अपन ने 4 तरह की मैपिंग करी, अगर आप अपनी कॉपी के अंदर पीछे पलटे, अगर आप लोगों ने नोट्स लिखे हैं और नोट्स में आप देखेंगे कि अपन ने 4 तरह की मैपिंग करवाई थी, है ना। उन 4 मैपिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो उन 4 मैपिंग में 1 1 और मैनी 1 जो है ना, वही 2 फंक्शन को डिफाइन कर पा रहे हैं। देखो, ये था आपका, मैं सारे बना देता हूं एक बार फटाफट, है ना। ए और बी का 1 1 वाला कुछ ऐसा था, ठीक है, ये 1 1 मैपिंग थी आपकी। फिर ए ये था, बी ये था, ठीक है, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन, ये मैनी 1 था बेटा आपका, है ना। फिर ये कौन सा था आपका, ए से बी में ये मैनी 1 आया था बेटा, है ना। और फिर चौथा था आपका जिगजैग फाइट, है ना। ये आपका मैनी 1 था। अब मेरे को बताओ इसमें से फंक्शन कौन सा है, ये वाला 1 to 1 है ना। तो ये फंक्शन है क्या, सारे एलिमेंट कनेक्ट हैं और एक एक तीर ही निकाल पा रहा है, फंक्शन है साहब। सारे एलिमेंट कनेक्ट हैं और सब में से एक एक तीर निकल रहा है, हाँ, लाकि इसको हम मैनी 1 बोलते हैं, मगर स्टिल ये क्या है, फंक्शन है। यहां पर क्या हुआ, रूल ऑफ एंगेजमेंट में गड़बड़ आ गई, ये वाला फंक्शन नहीं है। तो ये जो आपका 1 मैनी होता है वो फलन नहीं होता है, 1 मैनी आपका फलन नहीं होगा। ये रिलेशन तो है मगर ये फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है।
ऐसे ही देखो यहां पर अगर एंगेजमेंट की बात करें तो पहले एलिमेंट का तो एक ही था, लेकिन दूसरे वाले ने 2 निकाल दिए, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो ये भी फंक्शन नहीं है। तो आप जो मैनी वन मैनी टू मैनी बोलते हो वो मैनी टू मैनी भी फंक्शन नहीं है। तो आपके जो फंक्शन है वो कितने हैं? बस 2 ही हैं। कौन कौन से? वन वन और मैनी वन। तो बात सारी खत्म हो गई। फंक्शन से 2 ही तरह के होते हैं। कौन से होते हैं? या तो वन वन होते हैं, और अगर वो वन वन नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? मैनी वन हो जाएंगे। ये बात एक चीज हमको क्लियर हो गई। वन वन को बोला जाता है एकाकी, एकाकी फलन, और इसको बोला जाता है बहु एकाकी। बाकी दोनों के नाम जानने की आवश्यकता वैसे भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो दोनों ससुरे फंक्शन है ही नहीं, वो तो फंक्शन के डेफिनेशन में ही नहीं आए। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी फंक्शन होगा वो या तो वन वन होगा, और अगर वो वन वन नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर रखनी है अब, है ना। आगे चल करके अपन जब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में जाते हैं, है ना, तो मतलब फलनों का वर्गीकरण जब करते हैं ना, तो हम एकाकी और बहु एकाकी के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। तो वहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि हम नियम सारे बनाएंगे एकाकी के लिए, बहु एकाकी का कोई नियम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? कि हम सिर्फ एकाकी चेक करेंगे। अगर एकाकी हुआ वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा? बहु एकाकी होगा। क्योंकि फलन 2 ही तरह के हो सकते हैं, या तो एकाकी या बहु एकाकी। ठीक बात है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। इसके हटा देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो अब हमें यह पता चल गया कि सिर्फ 2 ही तरह के जो रिलेशन हैं वही आपके क्या होंगे? फलन होंगे। कौन कौन से फलन होंगे? अतः 1 to 1 है ना, 1 1 व मैनी वन संबंध फलन कहलाते हैं। ठीक है, 1 1 और मैनी वन फलन जो है, मतलब 1 1 और मैनी वन रिलेशन जो है, वही आपके क्या कहलाएंगे? फलन कहलाते हैं। इसका मतलब अब क्लियर है कि फलन क्या होगा? या तो 1 1 होगा, और अगर 1 1 नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो क्या बनने वाला है? वो मैनी वन बनने वाला है। ठीक बात है। अच्छा, ये बात तो क्लियर हुई। ठीक है, समुच्चय ए, समुच्चय ए फलन का, फलन भी क्या है? फलन कोई चीज नहीं है। फलन का मतलब है रूल, एक रिलेशन है। रिलेशन क्या था? रिलेशन भी एक रूल था। तो फलन क्या है? रूल, है ना। तो समुच्चय ए फलन का प्रांत कहलाता है। ये ध्यान रखना, समुच्चय ए जो होगा वो फलन का क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाता है। तथा बी फलन का सहप्रांत कहलाता है। यह बात ध्यान रखेंगे। तो ए है फंक्शन का डोमेन और बी है फंक्शन का कोडोमेन। सहप्रांत का मतलब क्या हुआ? कोडोमेन, है ना। जहां भी सह आएगा ना वहां को लग जाता है। ठीक है, जैसे सहखंड, कोफैक्टर। ठीक है, तो वो जो को लगता है, जैसे कॉन्जुगेट तो संयुग्मी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका आ गया ए और बी फलन का सहप्रांत कहलाता है। ये बात क्लियर हुई। और फलन 2 तरह के हो गए आपके, 1 1 और मैनी वन हो गए, और समुच्चय ए फलन का प्रांत कहलाता है और बी जो है वो फलन का सहप्रांत कहलाएगा। यहां तक की बात हमारी हो गई है क्लियर। ठीक है, ग्राफिकली, ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली का मतलब अगर मैं ये बोलूं कि मैं आपको केवल व्यंजक दे देता हूं, उस व्यंजक का आप आलेख बना सकते हैं। ये बात हमारी द्विघात में हो चुकी है। मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाता हूं कि ऐसा कुछ मैंने कभी बोला था। मन आप क्या है अपना थोड़ा सा वो हो जाता है कि हम थोड़ा भूल जाते हैं, चीजों को याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है बट ऑब्वियसली आपको। तो ग्राफिकली मैंने आपको पहले ये बोला था कि आपका जो एक्सप्रेशन होता है ना बेटा, व्यंजक, उसी का आलेख बनता है, समीकरण का आलेख नहीं होता। यानी
अगर बोला गया है द्विघात समीकरण तो उसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो x के उन दो मानों को निकालने की कोशिश कर रही है जो x अक्ष पर स्थित है। सही बात, यानी आपका जो ग्राफ होगा वो जिन दो पॉइंटों पर x अक्ष को काटेगा सिर्फ उन दोनों पॉइंटों की बात हो रही है, पूरे ग्राफ की उसकी कर्वेचर की बात नहीं हो रही है। लेकिन जब हम व्यंजक बोलते हैं ना तो हम ग्राफ की बात करते हैं। तो जब भी आप कभी ग्राफ की बात कर रहे हैं तो आपका व्यंजक की बात हो रही होगी, है ना। अब मैंने आपको एक व्यंजक दिया और उस व्यंजक का आलेख बना के दिया। आलेख से मुझे यह पता चल सकता है क्या कि ये जो व्यंजक है जो दिया गया है ये फलन है या नहीं है। तो अगर हमें यह जांचना हो कि दिया गया जो ग्राफ है या जो दिया गया जो व्यंजक है जिसका आलेख मेरे पास है, उस आलेख को देख करके, सिर्फ देखते ही मुझे यह पता चल जाए कि यह फलन होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना है वो बात अपन यहां पर अपन कर रहे हैं कि ग्राफिकली यदि इस तथ्य को जांचना हो, इस तथ्य को जांचना हो कि दिया गया व्यंजक दिए गए व्यंजक का आलेख फलन होगा या नहीं, हमें y अक्ष के समांतर हमें y अक्ष के समांतर रेखाएं खींचनी होंगी। यदि समस्त रेखाएं आलेख को अधिकतम एक बार मिले तो व्यंजक फलन है, व यदि एक भी रेखा आलेख को एक से अधिक बार मिले तब वह व्यंजक फलन नहीं होगा, ये ध्यान रखना बेटा आपको, है ना। तब वो व्यंजक आपका क्या होगा, फलन नहीं होगा। जो कहानी मैंने यहां लिखी है उसको मैं समझा देता हूं आपको। अगर हमें कोई ग्राफ दे दिया जाए, है ना, तो ग्राफ के आधार पर ही मैं देख के बता सकता हूं कि ये जो ग्राफ दिया गया है वो जिसका भी ग्राफ दिया है, जिस भी व्यंजक का ग्राफ है वो फलन है या नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको पहला एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करें बेटा, और ग्राफ से देखो बेटा एक चीज समझना, ग्राफिकली आपको ग्राफ दोस्त बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, वेक्टर, 3D, है ना, और आपका एलजेब्रा का भी पोर्शन अगर अपन बात करें, ठीक है ना, जैसे मॉड वॉड आ जाएगा, तो अगर आपको कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, वेक्टर, 3D, इन सारे चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री, इनको अगर अच्छे से ग्रिप करना है, अच्छे से समझना है, मतलब शानदार तरीके से, तो आपको ग्राफ आने चाहिए।
तो ग्राफ जितने के भी बनते चले जाएंगे उनको आपको याद रखना है, क्योंकि हम चाहे वो प्रैक्टिस सेशन हो हमारा, चाहे वो हमारी थ्योरेटिकल पार्ट हो, उन सब में बहुत सारे एक्सप्रेशन ऐसे होंगे जिनके अंदर ग्राफ का इस्तेमाल मैं करूंगा। तो आपको बहुत ग्राफ पूरे टाइम सेवर कोर्स में देखने को मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ग्राफ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, तो हमको इनके साथ दोस्ती करके चलनी है बेटा। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बोला y बराबर x माइनस 5, तो ये एक सरल रेखा है। अब इस सरल रेखा का आलेख कैसा आएगा? y बराबर x माइनस 5 का आलेख कैसा आएगा बेटा? वो स्ट्रेट लाइन है, 5 पे 0 होगा, -5 से ऐसे करके एक लाइन निकल जाएगी। अब आपको अगर ये देखना है कि ये ग्राफ, ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है y बराबर x माइनस 5, ये फंक्शन है या नहीं है, तो आप क्या करें कि जो इसका प्रांत है, बेसिकली जो इसका प्रांत होगा, इसका प्रांत तो क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो आपको x की सभी जो भी आपके मान है उस पर y अक्ष के समांतर रेखाएं खींच दो। किसके समांतर? y अक्ष के समांतर रेखाएं खींचो। अब आपने क्या करा? y अक्ष के समांतर रेखाएं खींचना शुरू करा। जितनी भी आप खींच सकते हैं, जितनी भी आपकी श्रद्धा है, वो सारे आप खींच लो, ठीक है। जब आपने खींचा तो आपने क्या पाया कि हर रेखा ग्राफ को एक ही पॉइंट पर मिल रही है। देखो, एक से ज्यादा तो नहीं मिल रही है। अगर कोई मिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसका मतलब वो प्रांत में वो वैल्यू थी ही नहीं। आपने खींच तो दिया मगर वो प्रांत में नहीं था वैल्यू। अगर आप प्रांत के हर अवयव पर खींचोगे तो हर बार ग्राफ पर मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि सर ये एक ही बार काट रही है, तो ये फंक्शन है, इसको आप फंक्शन बोलोगे। मान लो मैंने आपको एक और दिया है एग्जाम्पल में, y बराबर, और ये 1 1 वाला था लेकिन अभी अपन उसके बारे में बात नहीं कर रहे बेटा। मान लो मैंने कहा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x बिलोंग्स टू रियल नंबर ही है बेटा, है ना। इसका ग्राफ क्या होगा? क्वाड्रेटिक ही होगा। मूल क्या आएंगे? 1 और 2 आएंगे, तो कुछ ऐसा जाएगा। अब आप x अक्ष के समांतर रेखाएं खींचो, ये देखो, y अक्ष के समांतर रेखाएं खींचो। ग्राफ को कितनी बार मिल पाएंगी? एक ही बार मिल पाएंगी। ये पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, एक पॉइंट पे मिल रही है, एक से ज्यादा पे तो नहीं मिल रही है। ये भी क्या होगा? फंक्शन होगा। समझ गए मेरी बात? अब आप इसको कर दूसरा ले लो। मान लो मैंने एग्जांपल में आपको बोला y बराबर, या लिख लो y स्क्वायर बराबर 4x लिख लो। अब y स्क्वायर बराबर 4x लिया तो ये तो पैराबोला होगा, और ये पैराबोला कुछ ऐसे आएगा। अब ये पैराबोला अगर ऐसे आया तो आपने जैसे ही y अक्ष के समांतर रेखाएं खींची, ये रेखा कितनी बार काट गई? एक से ज्यादा बार काट गई। ये ग्राफ को एक से अधिक बार मिली। अगर एक से अधिक बार मिल गई तो ये फंक्शन नहीं है। इधर वाली तो मिल ही नहीं रही है, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपने कहा कि सर ये ग्राफ ऐसा है कि यहां पर एक से ज्यादा बार मिल रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। समझ गए मेरी बात? मान लो एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 16 ले लो। ये लो, ये सर्कल बना। अब सर्कल को देखते ही पता चल रहा है ना कि y अक्ष के समांतर रेखा इसको कितनी बार काटेगी? एक से ज्यादा बार, तो ये फंक्शन नहीं है। तो अगर आपको ये डिसाइड करना, आप sin x का ग्राफ याद है? अगर आपको sin x का ग्राफ, बहुत छोटा सा ग्राफ याद ही होगा, ऐसा कुछ खूबसूरत सा ग्राफ खींचो। इस पर y अक्ष के समांतर रेखा है, कितनी बार मिल रही है बेटा? एक ही बार मिलेंगी। इसलिए y बराबर sin x क्या है? आपका एक फंक्शन है। y बराबर sin x क्या है? एक फंक्शन है। तो अगर आपको यह जांचना है कि कोई जो दिया गया व्यंजक है, जिसका आलेख आपको दिया गया है, तो वो आलेख फलन है या नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है? x अक्ष के समांतर रेखा खींचनी है, y अक्ष के समांतर रेखा खींचनी है, और ये देखना है कि वो रेखा ग्राफ को मैक्सिमम कितनी बार मिल सकती है। वो मैक्सिमम एक ही बार मिलनी चाहिए। एक से ज्यादा बार मिलते ही वो फंक्शन नहीं है। यानी ये रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, मगर ये दोनों फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, वो फंक्शन है। तो आपको जब भी ग्राफ दिया जाएगा, आपको पता है कि ये वाला फलन है या नहीं है। चलिए, ये हो गया हमारा बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, हमारी क्लियर। अब हमें मालूम है फंक्शन कहां से आया है। फंक्शन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आया, तो अपन बोल सकते हैं हर फंक्शन एक रिलेशन है, हर रिलेशन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये उत्पत्ति हुई, उससे इसकी डेफिनेशन क्लियर, उससे ये बात भी क्लियर हो गई है कि भाई फंक्शन दो ही प्रकार के होने वाले हैं, एक एकाकी होने वाला है और एक बहुएकाकी। कोई भी तीसरा अपवाद वाला फंक्शन आएगा ही नहीं, ठीक है। रूल्स फिक्स है हमारे, ठीक है। अच्छा,
अगर ऐसे ही मैं एग्जांपल में आपको बोलूं ना, फटाफट देख के बताना। जैसे फर्स्ट है y बराबर ln x, मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको याद रहे ऐसा ग्राफ होता था। ये रहा ग्राफ, बताओ ये फंक्शन है या नहीं, है ना। दूसरा y बराबर e की पावर x, ये लो, ठीक है। तीसरा mod x, ठीक है। चौथा y बराबर tan x। प्रांत की बात अभी मैं कर नहीं रहा क्योंकि ये बातें मैं कर चुका हूं। ठीक है, तो ये सब जो मैं बना रहा हूं ना बेटा, ये सब क्या है, फंक्शन है। क्यों? क्योंकि आपने अगर y अक्ष के समांतर रेखाएं खींची तो ये एक ही बार कटेगी। ये कितनी भी खींच लो रेखाएं, ये एक ही बार कटेगी, ये भी एक ही बार कटेगा, ठीक है ना, ये भी एक ही बार कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, इसमें एक और मजेदार बात, ये जो रेखा होती है ना, कौन सी, π/2 वाली, ये अनंतीय स्पर्श रेखा कहलाती है, एसिम्प्टोट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट्स, अनंतीय स्पर्श रेखा। हाइपरबोला के अंदर आपने सुना होगा अनंतीय स्पर्श रेखा, है ना, वो है। तो आप ग्राफिकली अब आप समझ सकते हैं कि फंक्शन क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हम जब फंक्शन की बातें कर ही रहे हैं तो ये भी देखें कि फंक्शन दिखता कैसा है। तो लिखें समुच्चय ए से बी में फलन, समुच्चय ए से बी में फलन कैसे परिभाषित करते बेटा, ध्यान से देखना। ये कहा जाता है एफ सच दैट कि वो ए से लेकर और बी के ए के अवयवों को फलन क्या कर रहा है, वो नियम जो है वो ए के अवयवों को बी के अवयवों के साथ क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, ठीक है। और यहां पर वो लिखता है y बराबर कुछ लिख देता है, जैसे sin x, cos x, tan x, कुछ भी, x स्क्वायर, x क्यूब, कुछ भी लिखेगा, ठीक है। या अपन ज्यादातर उसको ऐसे भी देखते हैं कि f ऑफ x बराबर करके लिख देता है वो, है ना, ठीक है, ऐसा कुछ लिख देता है। तो ये जो a है ना, ये a आपका क्या कहलाता है, a आपका जो है वो कहलाता है बेटा प्रांत। समुच्चय a जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। प्रांत का मतलब है हिंदी में डोमेन, ठीक है, अपनी हिंदी यही है, तो प्रांत का हिंदी डोमेन होता है। इंग्लिश पता नहीं क्या होता है, पर हिंदी तो यही होता है ना। और ये जो बी है, ये बी आपका कहलाता है सहप्रांत। क्या कहलाएगा, सहप्रांत, यानी कि ये कहलाएगा कोडोमेन, ठीक है, ये आपका कोडोमेन कहलाता है बेटा, ठीक है। और ये जो आपने दिया है ना यहां पर, ये जो भी लिखा होता है यहां पर एफ ऑफ एक्स बराबर मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x, तो ये जो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x लिखा है या यहां साइन x लिखा है, जो भी लिखा होता है, ये कहलाती है फलन की परिभाषा। फलन की परिभाषा। तो अगर आप कभी कभी प्रैक्टिस कर रहे हो, फंक्शन प्रैक्टिस करेंगे और मान लीजिए किसी अच्छी इंग्लिश की स्टैंडर्ड किताब को यूज करेंगे, तो वहां लिखा होता है फाइंड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। हालांकि हम इतना तो देखते ही नहीं है कि सवाल में क्या लिखा है, डोमेन देखा और सवाल डोमेन पे चालू कर देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से उसकी लैंग्वेज पढ़ोगे ना, तो वहां लैंग्वेज लिखा होता है फाइंड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो ये जो है, ये है फलन की परिभाषा या वो फलन का नियम, वो रूल जो कि आपके x के अवयवों को y के अवयवों के साथ एसोसिएट कर रहा है या a के अवयवों को b के अवयवों के साथ एसोसिएट कर रहा है। परिसर कुछ अलग बात है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर प्रांत, सहप्रांत और परिसर के बारे में भी, कि प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। बेसिक डेफिनेशन तो हम कर ही लेते हैं, ठीक है। हालांकि आप लोग सब प्रांत के बारे में जानते हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको एक बार बता दूं कि प्रांत होता क्या है। प्रांत होता है डोमेन, वो तो आप जानते हैं, ठीक है। देखो बेटा क्या होता है, इस दुनिया के अंदर कुछ भी बना हुआ है ना, कुछ भी चीज, जो भी चीज है, जो भी आपका दैनिक दिनचर्या में आप जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वह सब जो है वो किसी स्पेसिफिक इनपुट के लिए बनाए,
जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये फैन है, फैन, अगर आपके घर में फैन लगा है, आप फैन को देखें, फैन अगर है तो इसमें क्या इनपुट करूं कि इसका आउटपुट रियल होके निकल के आए, मतलब मुझे इसके अंदर कुछ इनपुट देना है तभी ये काम करेगा। तो ये जब काम करेगा तो ये कब काम करेगा, जब इसको इलेक्ट्रिक लाइन दी जाएगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये फंक्शनिंग नहीं कर सकता। हम क्या बोलते हैं कि ये फैन जो है ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। प्रॉपर फंक्शनिंग का मतलब उसको प्रॉपर इनपुट नहीं मिल रहा है। इनपुट क्या है इसका इनपुट है इलेक्ट्रिक लाइन। या आप सपोज करो जैसे आपके पास गाड़ी है, कार है मान लीजिए, तो कार मान लीजिए, जैसे आपकी कार मान लीजिए पेट्रोल कार है, तो आपको उसमें इनपुट क्या करना है, इनपुट करना है पेट्रोल। अगर आप उसमें पेट्रोल डालेंगे तभी आपकी गाड़ी फंक्शनिंग करेगी, आपका इंजन चलेगा। तो ऐसे सारे कलेक्शन ऑफ इनपुट, यानी ऐसे सारे इनपुटों का, यानी आपको जो आप इनपुट कर रहे हैं उन सबका समूह या अवयव, जिनकी वजह से आपका फलन जो है या जो उसकी परिभाषा जो है वह आपको वास्तविक आउटपुट बना करके दे दे, उन सारे अंकों का जो समुच्चय होता है वह फलन का प्रांत कहलाता है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इनपुट इज कॉल्ड डोमेन। मतलब ऐसे सारे इनपुट जिससे आपका फंक्शन प्रॉपरली काम करे, उससे हमें रियल आउटपुट मिलने लग जाए, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं डोमेन। जैसे मान लो आपके पास रिवॉल्वर है या आपके पास पिस्टल है, 9mm की पिस्टल है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों ने फ्री फायर और पबजी सब खेला है, तो आप सब गन वन सब जानते हैं। तो सपोज करो आपके पास एक पिस्टल है, 9mm की पिस्टल है, तो उसकी इनपुट क्या है, आप उसके अंदर ऐसा तो नहीं ना कि चौक, ये वाली चौक मान लो मैंने आपको दिया और इसको मैंने उस बुलेट की तरह काट के दे दिया और आपको बोला कि इसको लगा के फायर करो और सामने बंदा मार दो, तो आप मार नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो चीज नहीं है उसके लिए, उसकी बुलेट स्पेसिफिक है, वही डलेगी उसमें। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास गन तो 9mm की है और आप AK-47 की या M4 या M5 का जो आपकी गन आती है उनकी बुलेट डाल के उससे फायर कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। यानी दुनिया की हर एक चीज जो है वो इनफैक्ट डिजाइन हुई है कुछ स्पेसिफिक इनपुट के लिए। तो उन इनपुट का कलेक्शन, जैसे कई बच्चे, अपन जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें कई सारे बच्चे वेजिटेरियन हैं, कई बच्चे नॉन वेजिटेरियन। तो जो वेजिटेरियन बच्चे हैं उनका इनपुट क्या है, वेज है, और जो नॉन वेजिटेरियन है उनका इनपुट क्या है, वो नॉन वेज भी है। ठीक है, तो हर चीज जो डिजाइन हुई है इस दुनिया में वो किसके लिए हुई है, स्पेसिफिक इनपुट के लिए हुई है। वो सारे इनपुट जो आपके फलन को परिभाषित करते हो, और परिभाषित करने का मतलब क्या हुआ कि जब उन मानों को आप फलन की परिभाषा में डालेंगे, फलन की परिभाषा में डालेंगे तो आपको वास्तविक आउटपुट मिल जाए, तो आप बोलोगे कि वो जो सारे कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं वो उस फंक्शन का क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, प्रांत क्या होता है, अंकों का समुच्चय, अंकों का समुच्चय जिसे फलन की परिभाषा में रखने पर, फलन की परिभाषा में रखने पर हमें वास्तविक मान प्राप्त हो, वास्तविक मान प्राप्त हो। ठीक है, या अन्य शब्दों में फलन परिभाषित हो, फलन का प्रांत कहलाता है। ठीक है, फलन का क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। ठीक बात है। यानी बेसिकली अगर अपन ने ऐसा लिखा है तो आपका जो इनपुट होगा डोमेन, उसको लिखते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। तो यहां डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है बेटा, आपका डोमेन ऑफ फंक्शन ए है। ए समुच्चय जो है वो आपका डोमेन ऑफ फंक्शन कहलाएगा, इनपुट जो हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरी बात आती है वो आती है आपका सहप्रांत। ठीक है, सहप्रांत। सहप्रांत का मतलब क्या होता है, कोडोमेन होता है बेटा। नाउ व्हाट इज कोडोमेन? फलन की परिभाषा में जब आप मान डालते हो इनपुट का, तो जो संभावित सब जितने भी संभावित मान आ सकते हैं, ठीक है,
फलन के आउटपुट के सभी संभावित फलन के आउटपुट के सभी संभावित मान, फलन के आउटपुट यानी जो उसका रिजल्ट आएगा उसका ना, तो फलन के आउटपुट के सभी संभावित मान फलन का सहप्रांत कहलाते हैं। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स है ना, कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके सभी संभावित मान। और एक बात ध्यान रखना, हम कभी भी क्वेश्चन के अंदर कोडोमेन कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कोडोमेन तो उसको देना है कि भाई क्या क्या संभावित मान हो सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो सारे ही मान आ जाए आपके, पर जो भी आएगा वो उसी सेट से आएगा, उस सेट के बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर मैंने बोल दिया है रियल नंबर टू रियल नंबर, तो कोडोमेन अगर रियल नंबर है तो इसका मतलब जो भी आउटपुट होगा वो रियल होगा। अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया है कि नेचुरल नंबर, तो उसका आउटपुट सिर्फ नेचुरल नंबर होगा। वो नेचुरल नंबर में कुछ भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि नेचुरल नंबर अगर मैंने बोला है तो जीरोस का आउटपुट आ सकता है, फिर जीरोस का आउटपुट नहीं हो सकता। तो जो भी संभावित मान होंगे वो सबका जो समुच्चय होता है उसे हम कोडोमेन कहते हैं। ठीक बात है ना? और यह आपको हमेशा प्रश्न में मिलेगा। सिर्फ एक केस होता है जहां पर आपको कई बार सवाल में लिख देता है कि कोडोमेन कैलकुलेट करो। वो कब होता है? जब कोडोमेन और रेंज बराबर हो रही होती है ना, आपका फंक्शन ऑन टू होता है, आच्छादक होता है। तो जब फंक्शन आपका आच्छादक बोल दिया गया है तो फिर चाहे रेंज निकालो चाहे कोडोमेन निकालो, बात एक ही होती है। अन्यथा अगर उसने ये नहीं बोला है कि फलन आपका आच्छादक है या नहीं है, इसी के बारे में कोई पता नहीं है हमें बात, तो हम फिर उसका कभी कोडोमेन नहीं निकाल सकते। कोडोमेन निकालने की कोई सुविधा हमारे पास नहीं है। संभावित मान तो कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको मान -1 से 1 के बीच में दूं, कोई और टीचर आएगा वो सोचेगा कि मैं तो रियल नंबर में दे दूंगा। तो ये तो हमें देना है, मतलब प्रश्न देगा, आपको नहीं सोचना है, तो कोडोमेन आपको नहीं निकालना होता। ठीक है, फिर जो तीसरी चीज है वो है हमारा रेंज यानी परिसर। अब ये परिसर क्या है? देखो, परिसर यानी रेंज। रेंज क्या होता है? फलन के प्रांत के अनुसार, फलन के प्रांत के अनुसार प्राप्त समस्त आउटपुट का समुच्चय, जो कि सहप्रांत का उपसमुच्चय हो, परिसर कहलाता है। परिसर कहलाता है। समझ गए मेरी बात? मतलब यहां तो सारे संभावित आउटपुट थे, पता नहीं कौन कौन से थे, सब बोल दिया उसने। अब हमने क्या करा? उसकी डोमेन निकाली, डोमेन को डाला, इनपुट में डाला, आउटपुट आए। उन सारे आउटपुटों को इकट्ठा करते 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 हमने एक समुच्चय बना लिया जो आउटपुट का कलेक्शन है। उन सारे आउटपुटों को हम बोलते हैं कि वो रेंज है। अब ऐसे समझो, जैसे सपोज करो अपने पास एक वो है, गन है, ठीक है, रिवॉल्वर है। अब इस रिवॉल्वर के अंदर मतलब मैंने बोला कि जो इस रिवॉल्वर का रेंज है मारने का, या जो आपकी पिस्टल है इसकी रेंज है जो मारने की, वो 500 मीटर तक है, यानी 500 मीटर पर आप आदमी को टपका सकते हो इस बंदूक से। ठीक है, रिवॉल्वर से आपने बुलेट B1 डाला, फायर मारा, 300 मीटर पर आदमी को टपका दिया। तो बुलेट B1 की जो रेंज है वो कितनी है? 300 मीटर। उसने क्योंकि 300 मीटर पर अपना काम करा, पर वो मार कितना सकती थी? वो 500 मीटर मार सकती थी। तो बुलेट B1 की रेंज तो 300 मीटर आई, मगर उसका कोडोमेन क्या था? 500 मीटर। कहां तक जा सकती थी? वो उसका जो संभावित मान था वो था। आपने बुलेट B2 डाला, आपने 400 मीटर पर आदमी को मार दिया, तो बुलेट B2 की रेंज कितनी हो गई? 400 मीटर।
और उसका जो कोडोमेन है वो कितना है 500 मीटर है। आपने बुलेट B3 डाली, रेंज उसको मारा 500 मीटर पर आदमी को। अब रेंज भी और कोडोमेन दोनों बराबर हो गई 500 मीटर। अब मैंने बुलेट B4 डाला और मैंने फायर किया और मैं 600 मीटर पर आदमी को मारना चाहता हूं, तो आप बोलोगे सर वो संभव नहीं है, क्योंकि गन की जो रेंज है वो, या जो गन का आपका कोडोमेन है वो तो 500 मीटर ही है। तो आपकी जो रेंज होगा ना वो हमेशा क्या होगा, या तो कोडोमेन के बराबर आ जाएगा या कोडोमेन से छोटा आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका रेंज का मान आपके कोडोमेन से बड़ा हो जाए। तो मैंने क्या कहा, फलन के प्रांत के अनुसार प्राप्त समस्त आउटपुटों का समुच्चय जो कि सह प्रांत का उप समुच्चय हो परिसर कहलाता है। यानी रेंज इज अपन क्या बोल सकते हैं, रेंज जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा या प्रॉपर सेट होगा किसका, कोडोमेन का। समझ रहे मेरी बात, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो प्रांत, सहप्रांत और परिसर, आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो अब हम अपनी प्रैक्टिस सेशन के आगे हैं और कैलकुलस का आई थिंक ये पहला प्रैक्टिस सेशन है हमारा, सेशन 1। चलिए सवाल पढ़ें। सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आलेख में कौन सा फलन निरूपित करेगा। ठीक है, ये पहला आपका डायग्राम है। अब आप देखो क्या करो, आप जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल, ये आपका क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये आपका मूल बिंदु बेटा। अब अगर आप लाइनें ड्रॉ करेंगे ना तो क्या होगा कि ये जो लाइनें हैं ये आपके ग्राफ को कितनी बार काट रही होंगी बेटा, एक बार। तो आपका ये वाला जो है वो क्या है, ये एक फंक्शन होगा, ये फलन है। ठीक है ना। अब देखिए सेकंड, अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ही आप क्या करोगे, यहां पर कोई भी लाइन खींचोगे वो क्या करेगा, आपकी दो एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है पैरेलल, ये क्या करेगा, इस ग्राफ को 2 पॉइंट पर काटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x की एक वैल्यू के लिए आपके पास y की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यूज आ रही हैं। अब अगर x की एक वैल्यू के लिए आपके पास y का 2 वैल्यू आ रहा बेटा, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y का भी क्या होना चाहिए, एक ही वैल्यू होना चाहिए। थर्ड केस, अब तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर इसे अपन ड्रॉ करें तो ये लाइन को एक ही बार काटेगा, तो ये वाला जो भी फंक्शन होगा, जो भी वट एवर इट्स नेम, वो क्या होगा, वो एक फंक्शन होगा, वो एक्सप्रेशन क्या होगा, वो एक फंक्शन होगा। एग्जैक्टली सेम। अब वापस देखो, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है ना, अब आप ग्राफ को देख करके आराम से बता सकते हैं कि ये जो लाइनें हैं वो ग्राफ को कितनी बार काट रही हैं, एक बार काट रही हैं। ये ग्राफ इसलिए भी देखना जरूरी होता है बेटा क्योंकि ग्राफिकली अप्रोच हमारे लिए बहुत अच्छी अप्रोचेस में से होती है ये। ठीक है, ये बहुत ही शानदार ग्राफ है। ये ग्राफ एक्चुअली मॉड y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ln मॉड ऑफ x का, ये इसका ग्राफ होता है बेटा। हालांकि ठीक है ना, ये ऐसा कुछ बनता है ग्राफ, बट ये तो बहुत क्लियर पिक्चर है कि अगर आपने यहां से यहां से यहां से खींचा तो आपकी जो ग्राफ में ये जो लाइनें आ रही हैं जो y अक्ष के समांतर जा रही हैं, यह सारी लाइनें आपको 2 बार काटती हुई दिखेगी। तो ये वाला जो भी है वो व्यंजक आपका फलन निरूपित नहीं कर सकता। ठीक है, अब आप देखें ये क्या है, वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र मान लो 1,1 दे रखा है, त्रिज्या कुछ भी हो। आप क्या करेंगे, अगर लाइन खींचेंगे तो कितनी बार कट गई, 2 बार, बात खत्म। ये भी फंक्शन नहीं हो सकता, यानी वृत्त हो गया, ये एक फलन नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c क्या है, एक फलन को निरूपित नहीं करता है। ये देखिए बेटा, अब ये क्या है, ये आपका हाइपरबोला है, ये क्या है, अतिपरवलय। अब अगर ये अतिपरवलय है तो देखो यहां पर से देखो एक लाइन तो ऐसी जाएगी ना जो इसको टच करके जाएगी, इसको हम बोलते हैं शीर्ष पर स्पर्श रेखा, टेंजेंट एट वर्टेक्स। लेकिन ये एक रेखा ऐसी आ गई जो इसको क्या करेगी, 2 बार काटेगी। ऐसे यहां पर भी बहुत सारी ऐसी रेखाएं होंगी जो आपको क्या करेंगी, 2 बार काट के जाएंगी आपके वक्र को। तो ये भी फलन नहीं हो रहा है, इसको भी हम फलन नहीं बोल सकते हैं। ठीक बात है। नेक्स्ट ग्राफ, ठीक है, चलिए ये ग्राफ कुछ मॉड एक्स जैसा, मॉड ऑफ x माइनस 1 जैसा इन्होंने लिखा नहीं, खैर अगर अपन इसे बोल देते ना तो ये वाला जो होता 1 अगर लिख देता तो ये आपका ग्राफ मॉड ऑफ x माइनस 1 जैसा होता। लेकिन चलिए जिसका भी ग्राफ होगा इस पर आप देखो, अगर x y अक्ष के समांतर रेखाएं खींचे अपन तो वो सारी रेखाएं इसमें ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिल पा रही हैं। तो हमने क्या बोला था कि एट मैक्स एक पॉइंट पर मिले, अगर एक से ज्यादा पर मिलेगी तो फिर फलन नहीं है। नहीं मिलेगा इसका मतलब वो बिंदु x का वह बिंदु प्रांत में ही स्थित नहीं होगा।
ये आपका ग्राफ जो बनाया है ये किसका ग्राफ है? ये y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का है, ठीक है। ये बेसिकली y इक्वल टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ है। हालांकि अपन आगे बनाएंगे इस ग्राफ को अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका जो फंक्शन है ये क्या होगा? आपका फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ग्राफ किसका होगा? सपोज करो मैं ये पॉइंट आपको -1 बोल दूं बेटा, तो ये वाला जो ग्राफ होगा ना ये आपका हो जाएगा क्यूबिक फंक्शन का। ये एफ ऑफ एक्स बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म का कोई ग्राफ होगा। और अगर आपने यहां पर रेखाएं खींची बेटा तो देखो क्या हो रहा है, x अक्ष के सॉरी बार बार x बोल रहा हूं, y अक्ष के समांतर जो रेखाएं हम खींच रहे हैं वह सब ग्राफ को एक ही बिंदु पे काट रही हैं। तो ये क्या होगा? यह जो आलेख है ये फलन निरूपित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, निम्नलिखित फलनों का प्रांत और परिसर ज्ञात करें। अच्छा, यहां से जो प्रश्न अब शुरू हो रहे हैं ना बेटा, ये सवाल ऐसे समझो कि ये बहुत आसान से सवाल है, लेकिन ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शन हैं। तो ये जो निम्नलिखित फलनों लिख रहे हैं ना, आप इनको मान के चलो कि ये मानक फलन है। ये सब क्या है? ये मानक फलन है, यानी कि स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं आपके। अब इन मानक फलनों का प्रांत और परिसर हमें याद रखना अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हम प्रांत और परिसर के सवालों को करने जाएंगे तो इनका डायरेक्ट इस्तेमाल होने वाला है, तो हमको ये याद रखने हैं। तो एक एक करके मैं सवाल लिख रहा हूं आपको। बेसिकली ये जो प्रैक्टिस सेशन है इसमें क्या हो रहा है, हम वो टाइम कंज्यूम जो हमारा होता कि मैं मानक फलन लिखता सारे, फिर उसका प्रांत लिखता, फिर उसका परिसर लिखता, जो टाइम उसमें लगता वो हमने प्रैक्टिस सेशन में ले लिया है बेसिकली, और कुछ नहीं किया है, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो। तो देखिए ये एक सरल रेखीय व्यंजक है। तो इसका जो प्रांत आएगा ना वो प्रांत होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसका जो परिसर आएगा वो होगा y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये अपन ने द्विघात में भी बात करी थी। दूसरा देखो द्विघात आया, इसका होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, प्रांत तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, और परिसर क्या होगा? परिसर इसके दो होते बेटा, एक तो होता है माइनस का d/4a से लेकर के और अनंत होगा। कब? जब a धनात्मक हो और y का मान माइनस अनंत से और माइनस का d/4a होता है जब a क्या हो? लेस देन 0 हो। ये चर्चा हम कर चुके हैं द्विघात के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ये देखो ये क्यूबिक है। कौन सा है? क्यूबिक। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां लिख दो a इज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका प्रांत जो आएगा, यानी प्रांत का मतलब किसका मान? x का मान, इनपुट का मान, है ना। ये आप इसको y बराबर भी समझ सकते हैं, y बराबर ऐसे भी बोल सकते हैं ना। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। और एक और चीज का ध्यान रखना जो हमने थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ा भी था, हमने कहा था कि यदि आपके पास विषम कोटीय मतलब विषम कोटीय बहुपद है, विषम कोटीय बहुपद है, तो उसका परिसर है ना माइनस अनंत से प्लस अनंत चलेगा हर बार। तो यहां पर y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? रियल नंबर आ जाएगा। ये सब जो लिख रहे हो ये याद कर लेना जब आप अपनी कॉपी में लिखोगे बेटा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। अब इसका तो प्रांत आप निकाल ही सकते हो। हम जानते हैं वर्गमूल में कुछ भी होगा वो होगा कैसा? अऋणात्मक होगा। तो हमें लिखना पड़ेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब x का मान प्रांत जो होगा वो 0 से अनंत होगा, और इसका जो परिसर आएगा बेटा वो भी क्या होगा? 0 से अनंत आएगा। अच्छा, ऐसे समझो कि अगर मैं आपको रूट ऑफ मान लो यहां बोल देता gx, तो रूट ऑफ gx का मतलब क्या हुआ? रूट ऑफ gx का मतलब हुआ कि आपको gx को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके हल करना है। तो जो इसका x का मान आएगा वो प्रांत बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? मान लो ऐसा आ जाता 1/√रूट ऑफ gx आ जाएगा। तो 1/√रूट ऑफ gx को कैसे सॉल्व करोगे प्रांत के लिए? कि भाई gx का ग्रेटर देन 0। क्यों? भाई gx की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, है ना। अच्छा, यहां जो आंसर आएगा, मान लो इससे कोई आंसर निकल के आएगा, है ना, वो आंसर और gx का जो खुद का डोमेन होगा, मान लेते हैं gx का डोमेन dg है, इन दोनों का क्या होने वाला है? इंटरसेक्शन। ऐसे ही यहां पर भी क्या होगा? आंसर का इंटरसेक्शन dg के साथ होगा, और उसमें से आपको हटाना है क्या? वो सारे मान जहां पर gx की वैल्यू क्या हो रही होगी? 0 हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, यहां डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हो तो फिर ग्रेटर देन 0 को ही सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। 1/√x अब तो समझ ही गए हैं। इसके लिए डायरेक्ट जो डोमेन लिखोगे वो x ग्रेटर देन 0 होगा,
तो x बिलोंग्स टू आपका आ जाएगा बेटा 0 से अनंत, और इसका परिसर में भी यही होगा, y का मान आएगा 0 से अनंत। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, है ना। 5 फंक्शन हमारे पास आ गए। छठा फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू ln x। बहुत पहले से हम जानते हैं ln का मतलब क्या होता है, ln का मतलब होता है, ln x का मतलब होता है कि log x बेस e, और e का मान अप्रोक्सीमेटली 2.7 के आसपास कुछ होता है। तो ये तो बच ही गया। आपकी कंडीशन होती है x शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x का मान 0 से अनंत आएगा बेटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका परिसर क्या होता है, y का मान अगर आप निकालोगे तो इसका परिसर माइनस अनंत से प्लस अनंत होता है। अगर आपको याद हो तो हमने लॉग में ये चर्चा कर रखी है, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू 0 से अनंत और y का मान माइनस अनंत से अनंत। एक चीज और याद कर लो, अगर मैं आपको log x बोलता हूं बेटा, है ना, तो इन जनरल ये कहा जाता है कि log x में बेस आप 10 ले लो। अगर आपको बेस नहीं दिया है तो बेस 10 ले लो, ठीक है। लेकिन कैलकुलस में जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपको इसका बेस e मानना पड़ता है। कई बार स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के अंदर तो वो बेस या तो डिफाइन करेगा या तो वो ln x लिख देगा, ठीक है। लेकिन मान लो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलस के सवाल में log x लिखा आ गया, तो आप उसका बेस 10 नहीं मानने वाले, उसका बेस e मानेंगे। और अगर वो चाहता है कि उसका बेस वो 10 बनाए तो वो मेंशन करेगा कि इसका बेस 10 है, ठीक है। तो कैलकुलस के लिए इसको log x माना जा सकता है, बाकी के केस में नहीं होता है, ठीक है। ये आ गया f ऑफ x इज इक्वल्स टू a टू द पावर x। ये तो उसका log का ही अपोजिट है। तो यहां पर आपका x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। आप a की पावर x में कुछ भी लगा सकते, पर यहां कंडीशन फिर से मिस हो गई। a ग्रेटर देन 0 होगा और a का वैल्यू 1 नहीं होगा। अब अगर ये ऐसा केस है तो x बिलोंग्स टू क्या रखना है, रियल नंबर। लेकिन रेंज जो आएगी बेटा वो रेंज 0 से अनंत आएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, आप लोग मानक फलन लिखें एक तरफ, ये सारे प्रश्न एक तरफ लिखते चले जाएं, फिर सबके आगे प्रांत और परिसर लिखेंगे, और ये आप याद करते रहेंगे जब तक ये आपके ब्लड में ना आ जाए, मतलब खून में ना आ जाए, तब तक आपको ये याद करते रहना है ना, भूलना नहीं है। ये f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, बहुत आसान है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसका y क्या आएगा बेटा, इसका y -1 से लेकर के और 1 तक आ जाएगा। ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। cos x का x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू -1 से 1, ये सब मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बता दिया था, ठीक है ना। 10x का याद कर लो, x बिलोंग्स टू कौन है नीचे, 10x में नीचे आता है sin x बाई cos x में cos x। अब नीचे अगर cos x आ गया है तो क्या होगा, आपको cos x को नॉट इक्वल टू 0 बोलना पड़ेगा। अब अगर आप cos x को नॉट इक्वल टू 0 बोलते हैं, इसका मतलब आप x की वैल्यू को ना तो π/2 ले सकते हैं, ना 3π/2 ले सकते हैं, ना 5π/2 ले सकते हैं, ना 7π/2 ले सकते हैं। तो हमने बोला था इसको हम r माइनस ब्रैकेट में 2n+1 π/2 हटा देते थे, याद आया कुछ। और यहां y का वैल्यू r आ जाता था, ये सब आपको याद है। तो cot x में क्या होगा, x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई और y बिलोंग्स टू r, ठीक है। आई होप ये आपको याद होंगे, है ना बेटा, ठीक है। cot x में क्यों हटता था, cot x को अपन क्या बोलते थे बेटा, cos x बाई sin x, है ना। और फिर ये लिखा जाता था कि sin x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। तो हमने क्या लिखा उसको, x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई। जब भी प्रांत की बात होगी ना, x की बात होगी, जब भी परिसर की बात होगी तो y की बात होगी, यानी x और y के बारे में बात करना। अच्छा एक और चीज समझो बेटा, जैसे मैं बोलता हूं y बराबर कुछ है, f ऑफ x कुछ लिखा हुआ है, तो ये जो y है ना, इस y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसे हम, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये x जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो अंतराल होता है उसे ही कहा जाता है प्रांत। और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो मान है, जो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, उसके मान को ही कहा जाता है परिसर। और सहप्रांत क्या होता है, सहप्रांत सम संभावित मान, मतलब आपके जो भी संभावित मान इस फलन के आ सकते हैं
उन सब का जो कलेक्शन होता है उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। और ये ध्यान रखना, कोडोमेन ज्यादातर सवालों में दिया जाता है, हम उसके निकालने की कोई विधि नहीं जानते हैं, ठीक है। हम कोडोमेन नहीं निकालते हैं, हम हर बार एक ही चीज निकालेंगे, वो क्या, हम सिर्फ परिसर निकालेंगे। हमें एक ही चीज निकालना सीखना है, वो है परिसर, प्रांत और परिसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर सेक एक्स। अब इसका प्रांत बताओ। इसका प्रांत आपको याद होगा, सेक एक्स को हम हिंदी में बोलते हैं 1/cos x। अब sec x को अगर हम हिंदी में 1/cos x बोलते हैं तो नीचे कौन आ गया, cos x। और जब भी, अच्छा एक और चीज, ये बात मैंने पहले भी समझाई है, मैं फिर कोशिश कर रहा हूं समझाने की, याद दिला दूं, क्योंकि आप लोग गजनी हो, भूल जाते हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है आपका। तो मैंने आपको याद करो, जब ये पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपसे ये बोला था कि कभी भी मैथ्स में डिनोमिनेटर शून्य नहीं हो सकता। यानी आपका जो हर है, अंश और हर में जो हर है, वो गणित में कभी शून्य नहीं होता। तो आपका वह सारे मान, इनपुट के वह सारे मान जो आपके व्यंजक को डिनोमिनेटर में 0 बना रहे हो, उन सबको हटाना ही होता है। अब sec x आया तो आप sec x को क्या पढ़ पा रहे हो बेटा, 1/cos x पढ़ पा रहे हो। तो आप चाहोगे कि cos x की वैल्यू कभी शून्य ना हो, और cos x कभी भी शून्य ना होगा अगर आप x में से क्या हटा देते हो, रियल नंबर में से 2n+1 इंटू π/2 हटा देते हो। और ध्यान रखना n हमेशा इंटीजर होता है। इसका परिसर क्या होगा, अच्छा cos x का परिसर क्या होता है बेटा बताओ, -1 से 1 होता है। क्या इसके बीच में 0 फंस गया, बिल्कुल फंस गया। तो जब इसका व्युत्क्रम करेंगे हम, तो अब ये क्या करेगा, माइनस अनंत से आएगा और प्लस अनंत से आएगा। तो आपका जो रेंज निकल के आएगा वो आएगा माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं कहता हूं क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। देखो मान लो मैं आपसे बोलूं 1 से 2 है किसी एक्सप्रेशन का रेंज, मान लो 1 से 2 है, मैंने कहा उसके व्युत्क्रम का क्या होगा, मान लो f ऑफ x की जो रेंज है ना वो ये है, और मैंने पूछा कि बताओ 1/f ऑफ x का रेंज क्या होगा। तो आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल जब करोगे ना तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा, और 2 का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम 1/2 होगा। तो अब बड़ा और छोटा कौन है, मैथ्स में हमेशा छोटा पहले आता है और बड़ा बाद में आता है, ये लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मान लो आपके f ऑफ x का जो रेंज था वो आपका निकल के आ गया -3 से -2, और मैंने पूछ लिया 1/f ऑफ x का बता दो। तो 1/f ऑफ x का आप कैसे बताओगे, 1/f ऑफ x का आप कैसे बताओगे। अब आप वापस से व्युत्क्रम कर लो, तो -1/2 से और -1/3 आ जाएगा, क्योंकि इसके बीच में भी शून्य नहीं आया। अब जब शून्य आ गया ना तो आप उसी लॉजिक से क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या 1 से -1, ये तो लॉजिकली गलत हो गया। तो इसको सही करने के लिए हमने क्या बोला कि अगर बीच में 0 आया है तो आप क्या करोगे, माइनस अनंत से पहले ऋणात्मक मान तक पहुंचो, यूनियन फिर धनात्मक से लेके अनंत तक जाओ। जैसे मान लो मैंने कहा कि आपके f ऑफ x का रेंज जो है वो है -3 से लेकर 2 है, तो 1/f ऑफ x का रेंज क्या होगा, माइनस अनंत से -1/3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1/2 से लेकर और अनंत तक। तो उस हिसाब से यहां पर जो परिसर आ रहा है sec x का वो क्लियर हुआ, और ये हम ट्रिग्नोमेट्री में सीख चुके हैं, ठीक है। मैंने फिर एक बार और आपको याद दिला दिया ताकि भूलो मत। cosec x का नीचे 1/sin x आएगा, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई गया, n बिलोंग्स टू इंटीजर है बेटा, और रेंज में क्या आएगा, इसका भी माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत आता है, या इसको लिखने का एक तरीका और है, रियल नंबर में से ओपन ब्रैकेट -1 से 1 हटा दो, दोनों का अर्थ सेम है, कहीं ऐसा लिखा हो कहीं ऐसा लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, जो आपने पढ़े हैं किसके, ट्रिग्नोमेट्री के, है ना। जैसे मैं एक बार लिख देता हूं, आपका है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, ठीक है बेटा। तो साइन एक्स का जो प्रांत है वो क्या है, वो रियल नंबर है। कॉस एक्स का जो प्रांत है वो भी रियल नंबर है। टेन एक्स का प्रांत में r में से 2n+1 π/2 हट गया था, ये टेबल मैंने कई बार बनाई बेटा, r माइनस यहां से n पाई हट गया था, फिर यहां से r माइनस 2n+1 π/2 हट गया था, और यहां से r माइनस n पाई हट गया था बेटा, ठीक बात। ये x के मान थे। y के मानों में यहां क्या था, -1 से 1 था, यहां -1 से 1 था, यहां पर r था, यहां r था, यहां माइनस अनंत से -1 और यूनियन 1 से अनंत आया, यहां पर माइनस अनंत से -1 और यूनियन 1 से अनंत आया, ठीक है।
अब आप जब इनवर्स का लिखने वाले हो ना, तो इनवर्स क्या होता है, वो डोमेन को रेंज में और रेंज को डोमेन में ऐसे नहीं करना। जो आपका रेंज वाला पार्ट है ना, वो अब उसका क्या बनेगा, उन सबका डोमेन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स एक्स, अगर मैं ऐसे लिखूं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा, तो इन सब में जो प्रांत आने वाला है वो ये लाइनें आएंगी बस। ठीक है, तो जो साइन एक्स का परिसर है वही साइन इनवर्स एक्स का प्रांत हो जाएगा। तो आपको इसका प्रांत हमेशा याद रखना है -1 से 1, कॉस इनवर्स एक्स का मान -1 से 1, टेन इनवर्स एक्स का मान -1 से 1, कॉट इनवर्स एक्स का मान -1 से 1, सेक, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, सबका -1 से 1 लिखता जा रहा हूं। इसका आ जाएगा रियल नंबर, इसका आ जाएगा रियल नंबर, इसका आएगा माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत, और इसका आ जाएगा माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से लेकर और अनंत तक। ये सब प्रांत क्लियर हो गए। ठीक है, अच्छा परिसर के लिए क्या करना है, परिसर में इधर को कुछ मत देखना। ठीक है, इनको हटा देता हूं मैं। अब तो ये समझ में आ ही गया कि ये प्रांत और परिसर का कैसा है। जो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स और कॉट एक्स का परिसर होगा वही साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का प्रांत होगा। तो उसका परिसर, इसका प्रांत, ये तो बात क्लियर है, यानी एक चीज तो याद करना कम हो गया। अब देखो क्या है, परिवार है। परिवार क्या है, परिवार है बेटा साइन इनवर्स का, और इसके साथ आता है इसका भाई कोसेक इनवर्स और फिर टेन इनवर्स। ये तीन एक परिवार के हैं, ध्यान रखना आपको, है ना। साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स एक परिवार के हैं। कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स एक परिवार के हैं। अब देखो परिवार के अगर सेम हैं, इसका मतलब यह हुआ कि उनका सरनेम सेम होगा। एक परिवार तो मानते ही अगर सरनेम सेम है तो इनका जो है सरनेम, मतलब इनका जो रेंज आएगा, वो रेंज जो चलता है ना बेटा, वो -π/2 से π/2 के बीच में चलेगा। कैसे चलेगा, -π/2 से π/2 के फॉर्म में चलेगा। और इनका जो नाम चलेगा, मतलब इनकी जो रेंज चलेगी, वो 0 से और पाई चलेगी। ठीक बात, ये बात समझ लेना। किसकी, साइन इनवर्स, उसका भाई कोसेक, साइन और कोसेक, और टेन इनवर्स, ये चलते हैं -π/2 से π/2 के फॉर्म में, और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स चलेंगे 0 से पाई में। और जो ब्रैकेट लगे हैं उन्हीं के अनुसार उनका आंसर लिखना है। यहां देखो दोनों क्लोज ब्रैकेट हैं, तो साइन इनवर्स वाला जाएगा -π/2 से और +π/2, ध्यान रखेंगे। यहां पर भी क्लोज ब्रैकेट लगा है, तो ये वाला जाएगा 0 से पाई। अब ये आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है -∞ से +∞, और वो भी कैसा, ओपन। भाई आर का मतलब क्या हो गया, -∞ से +∞, और वो भी ओपन ओपन। तो टेन इनवर्स वाला अपनी रेंज ले जाएगा ओपन -π/2 से और ओपन π/2 तक। तो कॉट इनवर्स ले जाएगा अपना 0 से लेकर पाई, ओपन ओपन। अब देखो यहां क्या हुआ, यहां बीच में से कुछ वैल्यू छोड़ दी गई है। माइनस अनंत से अनंत तक तो जा रहा है, लेकिन फिर बीच में कुछ छोड़ दिया। तो ये सेक इनवर्स वाला है ना, ये लेगा 0 से पाई। रेंज क्या लेगा, 0 से पाई, क्लोज क्लोज, क्योंकि -1 पे भी क्लोज है और 1 पे भी क्लोज है, तो 0 और पाई दोनों पे क्लोज क्लोज। और 0 और पाई का जस्ट मध्य बिंदु बताओ। तो अगर जैसे ही मैंने बोला 0 और पाई का मध्य बिंदु, तो आप क्या बोलोगे, π/2। तो माइनस करके यहां लिख दो π/2। लॉजिक कुछ और है, मैं तो याद करने का तरीका बता रहा हूं। अब ये कौन है, कोसेक इनवर्स, तो इसको तो जाना था परिवार के हिसाब से -π/2 से π/2, और इन दोनों का मध्य अंक कौन सा होगा, इन दोनों का मध्य अंक होगा 0। तो आप ये 0 हटा दो, तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का परिसर क्लियर है। तो आई होप अगर अब मैं कॉस इनवर्स एक्स का आपसे पूछूं, तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू -1 से 1 होगा। और ये कौन सा परिवार है, 0 से पाई वाला परिवार है, तो ये y का रेंज देगा मुझे 0 से और पाई देगा बेटा। टेन इनवर्स x है, तो इसका प्रांत तो रियल नंबर है, माइनस अनंत से अनंत आता है ना, मैं लिख देता हूं एक बार, माइनस अनंत से प्लस अनंत आता है। और परिसर है, ये कौन सा परिवार है, ये -π/2 से π/2 वाला है, पर ब्रैकेट दोनों ओपन है, तो यहां भी -π/2 और +π/2 लिख लो बेटा। अब कौन आ गया, कॉट इनवर्स एक्स है, इसका प्रांत आएगा x बिलोंग्स टू -अनंत से +अनंत,
और इसका परिसर क्या बनेगा बेटा आपका 0 से पाई बनेगा, क्योंकि कॉट इनवर्स कौन से परिवार का है 0 से पाई के परिवार का है। सेक इनवर्स एक्स ये भी इसी के परिवार का है, पर इसका प्रांत क्या होगा माइनस अनंत से -1 और यूनियन 1 से अनंत, और इसका रेंज निकाल दो, रेंज आ जाएगा सेक वाला है ना, तो ये 0 से पाई तो देगा, लेकिन बीच में कुछ छूट गया था तो इसने भी π/2 छोड़ दिया, बिल्कुल बीच का नंबर 0 + π/2 π/2, ठीक है ना। लास्ट वन x बिलोंग्स टू आपका आएगा माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत आया, और ये कोसेक कौन से परिवार का है -π/2 से π/2 के परिवार का है, तो हम लिखेंगे y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट में -π/2 से π/2 और बिल्कुल बीच का अंक छोड़ दो यानी 0 छोड़ दो, बात खत्म हो गई। अच्छा एक और सवाल है, देखो f(x) बराबर 1/x, इसका प्रांत x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ये बस मैथ्स में समझ लो बेटा, कुछ भी डिनोमिनेटर का कोई भी अंक किसी भी कंडीशन में 0 नहीं हो सकता। आपके पास कभी भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं होगा जब आप डिनोमिनेटर को 0 बना रहे होंगे या आप उसको परिभाषित कर सकते हो, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए यह ध्यान रखना, हमारे पास कोई अपवाद नहीं है। तो यहां पर x को 0 नहीं होना तो रियल नंबर एक्सेप्ट 0। इसका जब परिसर निकालोगे ना बेटा, तो मजेदार बात यह है कि इसका परिसर भी यही आ जाता है। क्यों? आप इस अंक को कभी भी 0 नहीं बना सकते, इसके अलावा ये सब बन जाएगा, मगर ये भाई 0 बनने को तैयार नहीं है। तो इसका प्रांत और परिसर आपको याद रखना है। तो ये जितने भी प्रांत और परिसर अपन ने अभी बात करी है, उन सब प्रांत को और परिसरों को आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप ये भी सीख गए हैं कि अब अगर आपको कोई व्यंजक का आलेख मिल जाए, या मान लीजिए आपको कोई व्यंजक दिया जाए जिसका आलेख आप बना लेते हैं, तो आप उस व्यंजक को देख करके अब ये बता सकते हैं कि वह फलन है या वह फलन नहीं है। ठीक है, तो वो आपको देखना कैसे है, y अक्ष के समांतर रेखाएं खींचेंगे। अगर वो ग्राफ को मैक्सिमम एक बार मिल पाती है तो वो सारी लाइनें अगर आपकी ग्राफ को मैक्सिमम एक ही पॉइंट पर टच कर पाती हैं या मिल पाती हैं या काट पाती हैं तो वो तो फलन है। लेकिन अगर एक भी रेखा उनमें से ऐसी हो गई जिसने उस फलन के आलेख को या उस व्यंजक के आलेख को एक से अधिक बार काट दिया, तो फिर वो व्यंजक फलन नहीं प्रदर्शित कर सकता। वो कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई रिलेशन है, पर वो क्या नहीं है, वो फलन नहीं है। क्योंकि फलन की परिभाषा कहती है कि एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होगा, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट। हो सकता है आपके पास 10 इनपुट हो, उन 10 इनपुटों के लिए एक ही आउटपुट आया हो, जैसे कांस्टेंट फंक्शन आ गया हो, नियत फलन आ गया हो, तो सारे के सारे एक ही आउटपुट दे देंगे। लेकिन एक इनपुट को एक ही आउटपुट मिला, एक इनपुट एक से ज्यादा आउटपुट अगर दे गया तो फिर वह व्यंजक फलन नहीं है। वो अपने आप में कोई संबंध जरूर होगा पर हम उसे फलन नहीं कह सकते हैं। ठीक है।